तकसीम से पहले तक कराची को दुनिया का खूबसूरत शहर माना जाता था, खूबसूरत शहरों में इसका शुमार होता था। 1977 में कराची को दुनिया का सबसे गंदा तरीन शहर करार दिया गया। कराची में क्या नाइट क्लब्स हुआ करते थे? ओहो, और सयाहत भी होती थी? थोड़ा सा इस बारे में बताएं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने ये सुना है कि अब्दुल सत्तार अजीज साहब के ऊपर इल्ज़ामात थे कि ये जो लोगों के अज़ा हैं ये बेचते हैं, ये इल्ज़ाम लगे हैं। बिस्मिल्लाह बिल्डिंग गिरी तो उनका नाम भुट्टो साहब ने उनको शाबाश दी ना, तो उनका नाम वजीर आजम उधर भुट्टो आए थे, उन्होंने मौलाना को खास तौर पर शाबाश दी, अब्दुल सत्तार अजीज एदी को। जी। तो यहाँ से इनका उरूज शुरू हुआ। केएमसी का डिपार्टमेंट था शॉप एक्ट, 8 बजे जनरल स्टोर बंद हो जाएगा, हर सूरत में नहीं होगा तो चालान होगा। कराची 8 बजे बंद हो जाता था। हमारा मेडिकल स्टोर था, हमारी दुकान पे वो मेडिकल स्टोर रात के 10 बजे तक खुला रह सकता था। हमारी दुकान पे रात के 9 बजे एक आदमी आया, उसने कहा कि एक पॉन्ड्स क्रीम दीजिए, हमने दी, हमारा चालान हो गया। बोला आप इस बात पे? हाँ, आप जनरल आइटम नहीं बेच सकते, दवा बेच सकते हैं। ये कराची था। जो एमकेएम ने आके यहाँ पर दौरे इक़्तिदार संभाला, 33 साल बिला शरीक उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की, ये शहर के लिए कैसा रहा? ये लोग बता रहे थे, हम अपने ऑफिस में बैठे थे ना, एक गर्दन आके गिरी। तो हम 6 नंबर की बस में जाते थे ना, तो कोई कंडक्टर गाली दे ना, तो मुहाजिर लड़का सामने कहता था आप होंगे। गाली का जवाब क्या कहता था? आप फिर भी आप होंगे। आप गाली नहीं देता था। हाँ, लेकिन इन लोगों ने समझ लिया कि इस तरह बात बनेगी नहीं। अच्छा, बदमाशी करनी पड़ेगी। तो फिर वो अल्ताफ हुसैन ने वो बदमाशी की। वो अपनी जगह बदमाशी भी एक तरह से सही थी। अच्छा, फिर एक 10 साल का दौर आया कराची में, हर रात 100 से 120 नौजवानों की लाशें गिरती थी। नेमतुल्लाह खान साहब 100% बेहतरीन, सत्तार अफगानी साहब, बेहतरीन, फारूक सत्तार, मैंने आपसे कह दिया कि मैं उनसे मुतमईन नहीं। मुसब कमाल, A1 मुर्तज़ा, 0000। ये पाकिस्तान का क्रीम तरीन दौर था। अयूब खान के दौर में। अयूब खान का पाकिस्तान तरक्की के उड़ रहा था, फजा हवाओं में उड़ रहा था। हम जापान से, हम कोरिया से, हम चाइना से आगे थे। ये एक फौजी आमिर की बात कर रहे हैं आप? अच्छा काम तो कोई भी करे। और मैंने सुना है कि हमने कर्जा दिया था बहुत सारे ममालिक को, जिसमें चाइना भी शामिल है। हाँ, सऊदी अरब खाने का पका गुलाब हमारे यहाँ से था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान करीम मलिक। मेरा शहर है कराची, जिसने मुख्तलिफ दौर देखे, मुख्तलिफ अदवार देखे, मुख्तलिफ सियासतदानों को यहाँ आते देखा, मुख्तलिफ सियासी जमातों को इस शहर पे हुकूमत करते देखा। कहा जाता है कि ये शहर चलता है तो पूरा पाकिस्तान पलता है, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ इस शहर कराची की हालत ज़ार पे सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शहर शुरू से ऐसे ही था, जिसके खदोखाल आज भी अगर आप गौर से देखें तो यूरोपीय तर्ज पर बने हुए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुसन्निफ़ तारीख़दान इकबाल ए रहमान, जिन्होंने कराची पे मुख्तलिफ़ किताबें लिखी हैं। सर, कैसा देखते हैं इस शहर को तब्दील होते हुए? एक दौर देखा है इस शहर ने, जिसको आज भी अगर आप चेक करें जाकर कुछ ऐसे इलाके जो आपको नज़र आता होगा कि यूरोपीय तर्ज पे, लेकिन अब जो हालत हो गई है। देखें, कराची जो है, इसकी जो अगर हम तारीख़ की बात करें तो ये इसकी जो डिस्कवर जो ये हुआ है 1739 में, उसके ठीक 100 साल के बाद इस पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, और इसके 90 साल के बाद ये हमारे हाथ मुमलिकत पाकिस्तान खुद आज़ाद को मिला। तो जब तक अंग्रेज़ों का यहाँ असर था, जो अमूमन 25 से 30 साल तक रहता है, तो हमारे यहाँ 1970 तक का जो कराची था उसके अंदर वो ब्रिटिश रूल की झलक थी, वही अंदाज़ था। फिर सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान के बाद यहाँ अवामी हुकूमत आई, उसने जब उसको अवामी ढंग से चलाया तो कराची की बर्बादी शुरू हुई। फिर वो बेढंगा हो गया। जी, यानी कि तकसीम से पहले तक कराची को दुनिया का खूबसूरत शहर माना जाता था, खूबसूरत शहरों में इसका शुमार होता था। 1977 में कराची को दुनिया का सबसे गंदा तरीन शहर करार दिया गया था। 1977 में? बिल्कुल, यानी कुछ सालों बाद ही, यानी 70-25 साल गुजर गए, एक ईस्ट पाकिस्तान चला गया। इसके बाद जो अवामी हुकूमत आई, इसके 7 साल के बाद सही है, गंदा तरीन शहर करार दिया गया। तो यहाँ बड़ा शोर मचा। तो यहाँ यही होता है कि आप जब इस्लाह की बात की जाती है तो उसके लिए तरीके होते हैं ब्यूरोक्रेसी के पास। उन्होंने ये किया कि पूरे इलाकों की बत्तियाँ बंद की शहरों की, और जो आपके ये होते हैं ना स्ट्रीट लाइट, उसकी सफाई शुरू कर दी, क्योंकि कराची को खूबसूरत शहर बनाना था। लोगों ने कहा हाथ जोड़ते भाई नहीं बनाओ, क्योंकि गर्मी के दिन थे और सब मर रहे थे। तो यहाँ यही होता है कि काम किसी को करने वाला होता है तो करता है। देखिए, जंग अखबार में गिदारिया आता है कभी कभी, तो वो लिखते हैं कि अगर आपको जानवरों से मोहब्बत है ना, तो यानी आपको चिड़ियाघर को अच्छा बनाना है ना, तो आप इसका एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे आदमी को बनाए जिसको जानवरों से मोहब्बत हो। वो आसान लिखते हैं। सही है। तो आपका चिड़ियाघर खुद ब खुद तरक्की करेगा। सही है। तो ये हर डिपार्टमेंट में अगर आप लायक लोगों को उस फील्ड से मोहब्बत कर, जिसे सफाई का महकमा, इसमें सफाई, जिसको सफाई का होका हो,
उसको आप लगाते फिर देखें शहर सफाई में कैसे नहीं रहती है। लेकिन यहाँ तो उल्टे आदमी को बिठाते हैं, तो नतीजा आपका हमारे सामने है। सर जैसे मैं कराची पे निकलता हूँ, आपने काम किया है कराची के पर, किताबें लिखी हैं। इस जी जी शहर में इस दश्त में एक शहर आबाद था, ये जी बड़ी एक बहुत डीप लाइन अगर देखी जाए तो। जी जी अब अगर आप इसको देखें जिस तरीके से 1957 की आपकी पैदाइश है, मैं फिर वही बात पे आऊँगा कि अगर आप लाइट हाउस वाले एरिया पे चले जाएँ, आप ओल्ड सिटी एरिया पे चले जाएँ, अगर आप पूरे कराची को देखें तो इतना अच्छा गोरे इसको छोड़ के गए थे। जी जी बिल्कुल, इसमें तो शक ही नहीं है। आपने 20 30 40 सालों में क्या से क्या होते देखा इस शहर को? देखें, दुनिया में होता ये है कि ये जो जिसको हम कहते हैं ना तारीखी जो इमारतें होती हैं, विरसा जो होती हैं, उसका जो निगरान बनाया जाता है, ऐसे आदमी को बनाया जाता है जिसको इन चीज़ों से मोहब्बत हो। वो कभी भी उसको टूटने नहीं देगा। जैसे हमारे जमशेद रोड पे हम रहते थे, तो वहाँ की खातून थी, वो इंचार्ज थी, तो उन्होंने वहाँ कभी बिल्डिंग नहीं बनने दी, कोई बंगला टूटने ही नहीं दिया अच्छा। जब तक वो थे। लेकिन वो बिल्डर माफिया तो पीछे पड़ी रहती है ना। अब वो देखें उस एरिया का क्या असर हुआ, सारे जो पुराने बंगले थे जिस पे यादगारें थी, जहाँ हिंदुओं के नाम लिखे हुए थे, वो सारे ख़त्म हुए। और तो इसी तरह ओल्ड सिटी में भी ये हो रहा है कि अच्छी अच्छी जो यादगारें थी वो टूट रही हैं, उसके ऊपर बिल्डिंगें बन रही हैं, एक जंगल खड़ा हो रहा है, उसका हासिल कुछ नहीं। फिर वो उसका देखिए ना, उन लोगों ने जो सीवरेज लाइन डाली थी कि जैसे मैं आपको फेडरल एरिया की मिसाल दूँ, 120 गज के मकान में 8 अफराद रहेंगे, उस हिसाब से सीवरेज लाइन डली हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के बाद उन्होंने कहा था कि हम ऊपर की इजाज़त देंगे, ऊपर के पोर्शन की, जब आपके घर में बच्चों की शादियाँ होंगे। जब इजाज़त मिली तो लोगों ने उस पर बिल्डिंगें बना दी, और जिस जगह पर 16 अफराद को रहना था वहाँ 64 अफराद आ गए। तो फिर सीवरेज लाइन का क्या हाल? देखिए ये सारी चीज़ें तो तरीकाकार जो होता है। बड़े लोग होते हैं उनके, ये उस जमाने निज़ामी साहब थे बेचारे, चिढ़ते थे केडीए। लेकिन अब क्या करें ना, जब पूरा माशरा ही बिगड़ा हुआ हो। अच्छा, मुझे बिल्डिंग बनाते हुए मुझे सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे वो भी नहीं सोच रहा है। तो अब तो बिल्डिंगों का जाल बन गया है। जी मैंने बचपन से लेके आज तक कराची को कभी ग्रीनरी में नहीं देखा, कभी ये शहर ग्रीन हुआ करता जी था। जी बिल्कुल ग्रीन, तो पूरा ये बंदर रोड आपका था, इस पे आपके पीपल के, नीम के और उसके बरगद के दरख्त थे। यानी आप ठंडा कराची था। और तो ये उसको जो है, ये आपकी माफिया जो थी लकड़ी बेचने वाली, उन्होंने कहा जी ये इलेक्ट्रिक के तार को डिस्टर्ब करते हैं, करते तोड़ तोड़ के काट काट के बेच के खा गए सारा। अब तो शहर जो है वो आग में जल रहा है। अब तो आप अगर ढूंढने जाएंगे ना तो आपको कब्रिस्तान में दरख्त मिलेंगे जी, बाकी। कब्रस्तान में मिलते। हमारे घर के पास जावेद बेरिया में इन्होंने दरख्त लगाए थे, यूकलिप्टस के, जल्दी बड़ा होता है। जब ये बड़े हो गए ना तो इसको काट के 2 दफ़ा कटे हैं, एक दफ़ा नहीं, 20 सालों में 2 दफ़ा कटे हैं। आप ब्यूरोक्रेसी की चीरा दस्ती का या उनकी यानी बदमाशी का अंदाज़ा लगा लें। इस शहर में अब पानी भी खरीद के पिया जाता जी है। बिल्कुल। आप देखें कि मेरा घर है नाज़िमाबाद में, मैं रहता हूँ, मीठा पानी नहीं आता वहाँ जी पे। जी हर दूसरे दिन तीसरे दिन हमने गैलन डलवाने पड़ते हैं, और कभी कभार तो वो बोरिंग का पानी वो भी नहीं आ रहा होता है। और पीने का पानी वो नलके में, वो दौर चला गया कि नलका खुला और आपने पानी पिया, वो दौर मैंने भी देखा है बचपन में अपने। जी जी लेकिन मैंने देखा भी और सुना भी है कि इस शहर में जानवरों को पिलाने की सबीलें हुआ करती थी। जी जी वो देखिए, जो पारसी मज़हब है ना, हम्म, उसमें जानवरों के साथ मोहब्बत का एक इनका एक चैप्टर है। सही है। तो जमशेद नसरवान जी जब यहाँ के मेयर थे ना, पारसी थे वो काफ़ी 10 साल तक मेयर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने जो है इसको पानी का, इसका जो कराची में नाम है ना, इसका एक्चुअल नाम था आब वाड़ा। वाड़ा कहते हैं अहाते को, और आप कहते हैं पानी का अहाता। सही है। फिर ये किसका नाम था? सबील का, इस अच्छा अच्छा सबीलों का। सबीलों का नाम था आब वाड़ा। सही है। फिर ये कराची की मखसूस ज़बान में बिगड़ के हवेड़ा बन गया, पानी का हवेड़ा। तो ये जगह जगह हवेड़े थे, तो ये इसलिए थे कि ये ऊँट गाड़ियाँ, उस ज़माने में सब ऊँट गाड़ियाँ, गधा गाड़ियाँ। तो जब गधा गाड़ी चलती हुई आए तो जहाँ पानी का हवेड़ा आता था, तो गधे को भी गधे को आप कितना बेवकूफ़ समझे, कुछ मामलात में उसकी जहानत होती है, वहाँ जाके वो स्लो हो जाता था कि अब मुझे पानी पीना है। तो फिर वो उसको रोक के पानी पिलाता था। अच्छा, कुछ जगह पे तो पानी की, गुरु मंदिर पे होते पानी के साथ साथ जानवरों के सबील के साथ उन्होंने साथ में गुसल खाना बना के जो कोचवान है वो भी फ्रेश हो जाए, अच्छा, ये बनाया, ये भी बनाया था उन्होंने। मतलब इतना ख्याल था, इतना इंसानियत थी उन लोगों में बिल्कुल जिनको हम गैर मजहब कहते हैं। 100%। नो वो तो हर मजहब में देखे ना, प्लस एंड प्लस माइनस तो होता है ना। तो ऐसे हम, ही। ये तो हमारे यहाँ लोगों ने बना दिया है कि वो सब मतलब गलत है, हम ही सही हैं, तो ठीक है। लेकिन आप जिसको ईमान हम कहते हैं, उस वहाँ से अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो माशरा है उसमें तो हर किसी में मतलब जो अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है। क्योंकि मैंने कराची पे जब काम करना शुरू किया ना, मुझे मल्टीपल जो मुतअद्दिद इमारतें हैं, ये सबीलें हैं, मुझे पारसियों की तामीर करता मिली।
नहीं, ज़्यादा हिंदुओं की हैं, गवर्नमेंट की हैं, वो मिक्स हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, इस तरफ क्रिश्चियनों की हैं, आपके सदर की तरफ जो गोविंस थे, ये लोग 1930 में कराची आए, पाकिस्तान बनने से 17 साल पहले आना शुरू हो गए थे ये। अच्छा। नहीं, 1830 में अंग्रेज जब आए ना 1839 में, उससे 9 साल पहले ये आना शुरू हो गए थे कराची में। और ये सारे इनका तालीमी किरदार है, सेंट पैट्स जितनी स्कूलें बनाई इन लोगों ने बनाई हैं, अच्छा, ये क्रिश्चियन कम्युनिटीज है सारी। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की हैं। अच्छा, इस शहर में कौन कौन सी कम्युनिटीज ने बहुत बड़ा किरदार निभाया है? जहाँ तक मैं सलावट कम्युनिटी है, मुझे जहाँ तक पता चलता देखें, है। पाकिस्तान बनने से केवल जब यहाँ अंग्रेज आए ना, तो यहाँ जब इन्होंने बिल्डिंग बनानी शुरू की, हम्म। तो जाहिर है जो इंजीनियर होता है ना, हम्म। जो बहुत मशहूर इंजीनियर थे, जेम्स स्टेशन थे, ये आपके मशाम ली थे। तो जब अब आपने अपने दौर पे देखा होगा कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपका असिस्टेंट जो है ना आपकी बात को पिक नहीं करेगा तो आपकी उसकी बनेगी नहीं। सही है। तो ये इन अंग्रेज़ों को जो ये जो मारवाड़ी कौम जिसको हम कहते हैं, सलावटा या मारवाड़ी, ये सब जैसलमेर के हैं। ये जो अभी जो रणछोड़ लाइन में मारवाड़ी लाइन में आबाद है। जी 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 हाँ जी 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 जी। जी। तो ये है ना, ये इनके जिस तरह हमारी मेमन बरादरी है, वो मैथमेटिक्स उनके उंगलियों के नाखून में है, तो इंजीनियरिंग इनके नाखून में है। अच्छा। ये फितरी तौर पे पैदा इंजीनियर के तौर पे होते हैं। पढ़ जाएगा तो बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, लेकिन नहीं पढ़ेगा तो भी इंजीनियर तो होगा वो। तो ये जो अंग्रेज़ों ने जब इनसे बात की ना, तो इनकी बात फ़ौरन समझने लगे। अच्छा। तो फिर ये सारी इमारतों में इनको ठेके मिलते गए। तो ये डीजे कॉलेज और आपकी ये जो म्यूनसिपल की बिल्डिंग है, ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं। KMC। ये सारी इंजीनियर का नाम मिशाम ली होगा, वो मोसेस स्मोक होगा, जेम्स स्टेशन होगा, लेकिन पीछे जो तामीर के पीछे नाम होगा वो इसी का होगा, सलावट कम्युनिटी का। का। अच्छा, ये जिस तरीके से ये पत्थर कहाँ से आता था? ये गोल्डन पत्थर जो लगा ये हुआ है, राजस्थान से आता था ना, जयपुर का। जयपुर का। ये जयपुर का था, तो लेकिन वो महंगा पड़ता था। तो फिर हमारे यहाँ गिजरी से जो पीला पत्थर निकला ना, उसको इन लोगों ने, ये मारवाड़ी लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस कराया। और उस पर वो उसकी बहुत बिल्डिंग है पीले कलर की, आप देखें कराची में बहुत ज़्यादा है। जो पैसे वाले लोग थे, जो अफोर्डिंग थे, वो वाला पत्थर इस्तेमाल करते थे, रेड वाला ये गवर्नमेंट करती थी। आम बिल्डिंग है तो पीले पत्थर की बनी हुई है। क्योंकि अगर आप उस दौर की इमारतों में अगर आप ड्रिल भी करने जाएंगे ना, तो वो ड्रिल भी नहीं होती, इतना पत्थर है ना तो जी। क्या ऐसा बदला, क्या ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ कि हम इतनी खूबसूरत इमारतों से, इतने मजबूत पत्थरों से ऐसी इमारतों पे आ गए हैं कि आप जिसका 20 साल बाद कोई पुरसाने हाल नहीं नहीं, है। वो तो अब हम बना ऐसी नहीं, वरना देखें ऐसा हुआ था कि 1930 में ये आपका शुरू हुआ था। आरसीसी सीमेंट आ गई थी ना, सीमेंट, तो जाहिर है वो आसान था, तो पत्थरों की इमारतें कम होना शुरू हो गई। अच्छा, हम जो है ना, मैं पर्सनली 1978 से लेके 2004 तक पत्थर की बिल्डिंग में रहा हूँ, जमशेद रोड पर। हमारे घर में भी टाइलें वही थी जो जमशेद नसरवान जी के, और नसरवान जी टाइल है ना, वही लगी हुई थी। जी, पुराने वाले जो। लेकिन ये पत्थर था ना, ये बाज़ वक़्त बड़ा अज़ाब। जब मेरी शादी हुई ना, तो मुझे पर्दे लगाने थे, तो उसमें ड्रिल ही नहीं हो सकती थी। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता था कि ये हम कहाँ फंस गए। सही है। तो उसकी अपनी मजबूती अपनी जगह थी, लेकिन फिर वो उसमें आसानियाँ बहुत जगह नहीं होती है ना। पुरानी चीज़ें थी वो, उनके पुराने ऐसे ऊंचे ऊंचे रोशनदान होते हैं कि आपको पंखे की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर नए ज़माने में आपको एसी लगाने, वो करने, तो फिर मुश्किल होती थी। तो कई जगह सही था कि वो बिल्डिंग तोड़ के नहीं बनाई, लेकिन जो तारीखी इमारत हैं उसको जो ज़ाया किया गया ना, ये बड़ा जुल्म हुआ। क्योंकि हमारे एक जानने वाले, आपके भी जानने वाले, जिन्होंने आपकी किताब का जो वर्क है वो पेंट किया है, हाँ उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। वो पिछले कई सालों से उस इमारत में रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब इस इमारत के ऊपर कब्जा माफिया की नज़र है जी और जी। बराबर वाली इमारत मुनहदम कर दी है। तो कोई तो एक ऐसा इदारा होगा, क्योंकि इन इमारतों को वो बना के गए। अगर आप बुल्टन मार्केट के एक कोने पे खड़े हो जाएं, वो जो टावर है, जी जी। और अगर आप इस शहर का खदोखाल देखें, तो ये इटली और पूरे यूरोप का मंजर देता है। लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इन इमारतों से मोहब्बत कर सके। इसकी वजह की तरबियत और तालीम नहीं है। बहुत एक लिमिटेड लोग हैं जिनको विरसे से मोहब्बत है, लेकिन अगर उसकी ये जो इसका इदारा है, या जो उसमें एंटीक्विटीज। तो उसमें अगर आप उस आदमी को बिठाएं जिनको, तो वो इसको प्रोजेक्ट वो करेंगे ना। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। इंजीनियर आरिफ हुसैन है, कोई खातून है दूसरी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को उसकी तरफ इतना वैसे ही रुझान नहीं है। और बाकी जो बिल्डर माफिया और सियासतदान, ये एक अजीब तमाशा खड़ा कर दिया ना इन्होंने। उनको पता ही नहीं है कि ब्यूटिफिकेशन होती क्या है। मुसीबत तो ये है ना। अच्छा, इस शहर में कभी बिल्डिंगों का जाल होता था? नहीं, बिल्डिंगें थी उसी तरह से थी जो होनी चाहिए। 4 जैसे? मंजिला इमारतें होती थी और वो एक कतार से जा रही थी। कमर्शियल एरिया अलग होता था। दुनिया में होता, ये हमारे पाकिस्तान चौक में कमर्शियल एरिया अलग था, मार्केटें बनी हुई थी।
तो वो सब ठेले पे आ गए और उसको पूछने वाला ही नहीं है। असल में जहाँ हाई लेवल पे से लेके नीचे तक रिश्वत का बाजार गर्म हो ना, वहाँ कोई चीज़ नहीं चल सकती है। ऐसे ही है। बस बुरी बात ये सारी है। असल बात ही है ना यही कि है। हम जो है ना वो गुजरते वक्त के साथ अल्लाह माफ़ करे कि वो ईमान की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है और वो उसने इस शहर समेत पूरे मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर अब दिया। मैं ना एम्प्रेस मार्केट से लेता था सामान, हम्म, रंशो लाइन से लेता था। मैंने कभी ठेले वाले से नहीं, मैं कहते मार्केट के अंदर जो बैठा है उससे लो, वो सही बैठा हुआ है। सही है। लेकिन मेरे जितने बावले कितने हैं, 2 4 5। हम्म, बाकी तो सारे लोग बाहर ठेले से ही लेते थे, वो अंदर वाला बेचारा बैठा रह जाता था। तो मार्केट नहीं पहुंचता था, वो भी जब बाहर आ गया ठेले पे, क्या करे, कारोबार तो करना है उसको। हम्म। तो एक लोगों की सोच भी जो है ना वो बड़ी यहाँ एक उनको मनफी है, उनको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि कराची में अब आपको जब जब आप जाते हैं रोड पे निकलते हो ठिए पथारे ठेले मिलते हैं, क्या तरीकाकार रहता था? कौन कौन सी मार्केट्स होती थी कराची में जिनके अंदर ये सारी चीज़ें, आपको गोश्त लेने जाना होता था तो दूसरी मार्केट है, सब्जी लेने जाना होता था? नहीं नहीं, पूरी पूरी मार्केट थी। फिरियर मार्केट थी, एम्प्रेस मार्केट, रंशो लाइन में मार्केट थी, लालू खेत में मार्केट, हर जगह मार्केट थी। उस मार्केट के अंदर गोश्त, सब्जी और आपका जनरल स्टोर, हर चीज़ होती थी ना, बेकरी, हर चीज़। कमर्शियल एरिया ही अलग होता था ना। बाहर ठेले का तो कोई जवाब। अभी देखिए, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं कि ये जो इस वक्त ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है, कितना ऊपर से बना रहे हैं, अरबों रुपए उसमें फूंक रहे हैं। अब मैं इस्तांबुल गया था, जिद्दा जाते हैं, तो जो पब्लिक बस होती है ना, वो सड़क के बिल्कुल किनारे पे चलती है। किनारे पे तो ठेले वाले खड़े हैं और वो पुलिस को भत्ता दे रहे हैं, उसको उनको तो हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता सही है। है। इसके लिए इतना बड़ा उन्होंने जो प्रोजेक्ट बना दिया है, और ये ऊपर से लाए, कितने दिन जाएंगे वैसे ऊपर से? अब बताएं ना, ऊपर भी फिर मार्केटें ही बनेंगी, लोग ऊपर ही ठेले लगाएंगे। जहाँ काम करने आता ही ना हो, वहाँ काम होगा कैसे? ऐसे ही है। देखिए, इस्तांबुल में आप जाए ना, जो बिल्कुल कॉर्नर लाइन है उस पर बस चलती है, और मुस्तकिल चलती रहती है बस, उसमें पब्लिक बस और एयर कंडीशन बस होती है। अच्छा, हम क्यों नहीं चला सकते? यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग थे, जेब्रा क्रॉसिंग पुलिस उस पर अमल दरामद नहीं करा सकी, तो उन्होंने पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना दिए। तो ऐसा थोड़ी दुनिया में कहीं नहीं होता ना इस तरह। तो कैसे दें आप? यही हमारे पाकिस्तानी है, दुबई में, इस्तांबुल में, जिद्दा में, क्यों जेब्रा क्रॉसिंग पे चलते हैं? इसको चलाया जाता है ना, इसको सिखाया जाता है, और चालान किया था। हमारे यहाँ नहीं चलाना, क्योंकि पुलिस वाला अपनी मस्ती में लगा हुआ है। आपने मुझे बताया था कि अयूब खान ने कराची में वो सिग्नल्स लगवाए थे जिसको क्लिक करेंगे आप तो वो सिग्नल बंद हो जाएगा और आप क्रॉस कर लेंगे, जो यूरोप में लगा हुआ है वो। नहीं, वो नहीं। देखिए, पाकिस्तान में जो सिग्नल लगे ना, 1953 में लगे। हाँ जी, ऐसे ही कुछ बताया था आपने जी। 1953 में सिग्नल लगे और लोग खुश हुए, एक नई चीज़ लगी है। तो उस ज़माने में कादियानी के खिलाफ तहरीक चली है, सही है। वो सिग्नल तोड़ दिए सारे। तो क्यों अयूब खान का क्या इससे ताल्लुक था? अयूब खान से क्या किसी को मतलब है ना, बस वो तोड़ दिया पब्लिक ने कि कादियानी ऐसे हैं, कादियानी। ट्रैफिक सिग्नल का कादियानी से क्या ताल्लुक? सही है। तो वो आए और टूटे। तो ये तो बार बार होता है ना हमारे यहाँ। पहले शामती गवर्नमेंट के जो तनसीबात की आती है, लोग ये नहीं समझते कि हमारी तनसीबात है, गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे लिए है। बसें जला देते हैं। देखो ना, ये पूरा डिपो जला दिया था यहाँ अलकरम स्क्वायर पे, जहाँ पर है, यहाँ डिपो था बस का, अयूब खान के दौर में जला दिया। सारी इतनी बसें, एक 60-70 बसें आप जला देंगे, दूसरे दिन शहर में ट्रैफिक का क्या हाल होगा? आपको छत पे लोग लटक के जाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन पब्लिक अपना मफाद ही नहीं सोचती ना। 1953 में इस शहर में सिग्नल लगे थे। मैं हैरान हो रहा हूँ ये सुन के आपकी बात को कि उस दौर में लगे थे। कहाँ है वो सिग्नल? तो हमें तो कुछ नजर नहीं और उस आता। जमाने तो अयूब खान की हुकूमत भी नहीं थी, जब तो अयूब खान से पहले का दौर था। अयूब खान तो 58 में आए। अच्छा, तो वो दौर उनका ही था, जो पहले जो वजीर आजम 4 5 6 जो गए, उनका दौर था वो। लेकिन वो भी काम तो कर रहे थे, क्योंकि वही अंग्रेजों का सिस्टम था ना। और कराची में जो माइग्रेशन करके जो नस्ल आई थी, वो अलीगढ़ की तालीम याफ्ता नस्ल थी, तरबियत याफ्ता नस्ल थी। तो बहुत अच्छा कराची था, शानदार कराची था, इसको कहते हैं। आपने मुझे एक बात बताई कि सड़कों से बसें चलती हैं, इस्तांबुल चले जाएं, जद्दा चले जाएं। क्या कराची में कभी ट्राम चलते थे क्या? मैंने पढ़ा है, देखा है। बिल्कुल, कराची में तो अंग्रेजों के ज़माने से ट्राम थी ना, वो बीच में चलती थी, पटरियाँ थी इसकी। और वो ट्राम भी ऐसी थी कि अगर वो अपना रास्ता अपने स्टॉप पे पहुंच जाए ना, तो ये टर्न नहीं करती थी। उसका ड्राइवर उतर के पीछे उसका 2 इंजन थे, फिर यूं चलना शुरू हो जाती थी, दोनों तरफ थे उसके। तो वो किस कलर की होती थी, कहाँ चलती थी? ये चलती थी आपके एम्प्रेस मार्केट सदर से केमाड़ी जाती थी, पूरा बंदर रोड पे चलती थी, और इस तरफ चाकीवाड़ा तक जाती थी। जितना पूरा पुराना कराची था सारा कवर करती थी वो। 5 पैसे टिकट। हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो इसका टिकट होता था उस ज़माने में 5 पैसे।
तो 30 दिन के कितने हुए? 1.5 रुपया ना। लेकिन स्कूल का हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए 1 रुपया था स्कूल के बच्चों के लिए। तो उनको एक कार्ड मिलता था, 1 2 3 4 30 तक लिखा होता था। तो जब वो बैठते थे तो उसके अंदर पेंसिल से सुराख कर देता, 4 तारीख है आज तो 4 पे सुराख, 5 दफ़ा। तो इस तरह 1 रुपये में कार्ड था, तो बच्चे आते थे जाते थे। कितना मैनेज हुआ करता था। बहुत ज़्यादा। और अच्छा, उसका यूनिफॉर्म होता था, जो चलाता था ना हाँ। ये ट्राम, उस वो बावर्दी होता था, ऐसे नहीं कि ऐसे चढ़ गया। बसों के कंडक्टर होते थे, वो यूनिफॉर्म में होते थे, और उनके थैला लटका होता था, उसके अंदर बस का टिकट मिलता था आपको, उसके अंदर रेजगारी पड़ी होती थी। ये थोड़ी कि हाथ में पैसे लेके घूम रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं था। बड़ा हर चीज़ का सिस्टमेटिक। तो सर ट्राम ख़त्म कैसे हुआ, कब ख़त्म हुआ? जी, ट्राम ऐसे ख़त्म हुई कि हमारे यहाँ जो ये ट्रांसपोर्ट माफिया है ना, वो इसके पीछे पड़ी थी। तो मेरा मैं आपको अच्छी बात एक बात बताऊं कि हम जब फेडरल एरिया में रहते थे, हमारे एक साहब थे, बड़े जोशीले थे वो। ये ट्राम की तो बात नहीं है, उसकी बात है सर्कुलर रेलवे की। तो सर्कुलर रेलवे जब चलती थी ना, तो उसमें भी ये होता था कि उसके जो टाइमिंग थे ना, उन्होंने बड़े गलत रखे थे। सुबह 6 बजे, 7 बजे, ये 8 बजे ये टाइम था। जो असल टाइम था 8 9 10 ऑफिस टाइम का, उसमें नहीं चलती थी। सही है। इसके पीछे वही ट्रांसपोर्ट माफिया, ताकि इनकी बसें चलें। तो उसका इजलास हुआ, तो वो सब बड़े गर्म हो गए। उन्होंने कहा कि, तो फिर वो ट्रांसपोर्टरों ने उनसे कहा, रेलवे वालों से, यार इसको चाचा को समझाओ, दे दिला के जान छोड़ो। कि वो नहीं थे ऐसे, उस तबीयत नहीं थी। तो फिर हमारे सामने की बात है ये, उनसे ये कहा कि कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आपकी बेटी तो अप्पा कॉलेज में पढ़ती है ना? वो दमकार है। हाँ, एक जुमला काफ़ी था ना उनके लिए। एक गैरतमंद इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक आम मिडिल क्लास आदमी है, उन्होंने उस इजलास में जाना ही छोड़ दिया। तो फिर सर्कुलर रेलवे भी आखिर में बंद हो गई। आप देखें, अब तो ये इन बस वालों ने जो बदवाएं ली है ना, तब तो बसें भी बंद हो गई, अब तो चिंचियाँ आ गई। ये और ज़्यादा ख़राब आ गई। हाँ। फिर चिंची से बदतरीन एक आ गया है, ये ट्रांसपोर्ट में तो नहीं आता, ये जो वाटर टैंकर, ये सारे जो पिछले साल के अगर आप अमवात का तखमीना लगाएं, तो तकरीबन 400 से 500 अफराद अपनी ज़िंदगी इसके रोंदते हुए जा चुके हैं। लेकिन उसके अंदर भी देखें, आपको एक बात बताऊं, ये ट्रांसपोर्टर, बड़े हैवी ट्रांसपोर्ट और वाटर टैंकर है या डंपर है ना, इनको इजाज़त मिलती है रात को 10 बजे के बाद। सही है। अब हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि 10 बजे हमारा शहर रात को भी खुला हुआ होता है, लड़के। तो अब इसमें उनका भी, तो अब वो कब निकलें फिर? सवाल तो ये है ना, ये जो हैवी ट्रांसपोर्ट है फिर शहर में कब निकलेगा? मैं इस्तांबुल में गया था ना, तो रात के 10 बजे के बाद वहाँ स्ट्रीट लाइट होती है ना, लाइन से, तो पहले एक लाइट दरमियान की बुझ जाएगी, फिर 3 लाइट के बाद फिर एक लाइट। इसका मतलब है कि सोने का वक्त हो गया, अब अपने घर चले जाएं, सो जाएं। हमारे यहाँ तो कोई सोता नहीं है, रात को लड़के मोटरसाइकिलों पे घूम रहे होते हैं। अब वो रात को जो हैवी ट्रांसपोर्ट निकलेगा तो फिर एक्सीडेंट तो होंगे। असल तो इनको रोकना है ना, ये साइड भी तो है ना। हाँ, दोनों साइड को अगर देखा जाए ना, क्योंकि वो उनको भी तो फिट करना है कहीं ना कहीं। यही कराची था, रात के 10 बजे, सुबह 8 बजे 9 बजे खुल जाता था। अच्छा, क्या होता था? मतलब ये बाजारें वगैरह, सदर मार्केट जो 3 बजे आज खुलती, कितने बजे खुलती थी? सुबह 9 बजे। हमारी दुकान सुबह 8 बजे खुल जाती थी। आज किसी से सुबह 8 बजे, या सुबह 8 बजे डाकू आ जाते हैं। कैसे रात को डाकू नहीं आते, सुबह आ जाते हैं। बेवकूफ़ाना बातें हैं ना सारी। देखें, कराची में शॉप, ये जो हर चीज़ यहाँ पुलिस और रेंजर करती है ना, जब हर चीज़ का डिपार्टमेंट होता था। KMC का डिपार्टमेंट था, शॉप एक्ट, 8 बजे जनरल स्टोर बंद हो जाएगा। हर सूरत में नहीं होगा तो चालान होगा। और अगर चालान नहीं होगा, मतलब चालान होगा, फिर चालान ये नहीं कि उसको थाने में बंद कर देंगे, उसको कोर्ट में जाना है, जुर्माना भरना है। तो 1-2 दफ़ा आदमी जुर्माना भर के सही हो जाएगा। तो कराची 8 बजे बंद हो जाता था। हमारा मेडिकल स्टोर था, हमारी दुकान पे वो मेडिकल स्टोर रात के 10 बजे तक खुला रह सकता था। होटल, मेडिकल स्टोर ये 10 बजे तक। हमारी दुकान पे रात के 9 बजे एक आदमी आया, उसने कहा कि 1 पाउंड क्रीम दीजिए। हमने दी, हमारा चालान हो गया। बोला आप इस बात पे? हाँ, आप जनरल आइटम नहीं बेच सकते, दवा बेच सकते हैं। ये कराची था। और ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये 1970 की, 68, 69, 70 की। मतलब गुजरते वक्त के साथ हम सब भूल गए। काम करना ही नहीं आता ना। काम अगर मेरिट पे करें और हर आदमी ईमानदारी से करें तो क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। यही बात है। और अगर जब मैं कराची निकलता हूँ ना, देखता हूँ सर, वैसे अगर हम मार्केटों की बात करें, जो ब्रिटिश दौर हुकूमत था, इनकी एक तर्ज था कि ये अपने लोगों के नामों पे सड़कों को मंसूब कर देते थे, मार्केट्स को मंसूब कर देते थे। मुझे ज़रा ये बताएं, ये एम्प्रेस मार्केट की क्या कहानी है? कहा जाता है कि कुछ मतवालों को, आज़ादी के मतवालों को यहाँ पर कत्ल किया गया। क्या कहानी है? ये असल में इस जगह पर, ये ये फिरियर रोड है ना, जिनके नाम पर, उनका दौर था। बार्टले फिरियर का दौर था। वो कौन थे? गवर्नर थे? कमिश्नर थे। कमिश्नर थे, सही है। असल में सिंध जो था ना, ये यानी बॉम्बे रेजिडेंसी के तहत था। तो यहाँ गवर्नर नहीं होते थे, यहाँ कमिश्नर होते थे। अच्छा।
तो ये कमिश्नर थे कराची के। तो उनके ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये 1857 की जंग आज़ादी हुई और इसमें जो लोग पकड़े गए वो फेल हो गई उनकी। तो इनको जो है ना तोप बोल्ट किया जाता, तोप के ऊपर बांध के उड़ा देते थे। तो कराची में 2 जगह हुआ था, ये होता था, एक तो इम्प्रेस मार्केट और एक आराम बाग है ना, आराम बाग, 2 जगह पे। तो बाद में ये तो हो गया। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी ख़त्म हो गई और यहाँ मैडम आ गई, उनकी हुकूमत आ गई क्वीन एलिजाबेथ की, यानी क्वीन विक्टोरिया की। सही है। तो ये जो जगह थी ना, बहरहाल जिन लोगों के यादगार थी, जिन लोगों के घर वालों को यहाँ से उड़ा दिया था, उनको उनकी कब्र भी नहीं मिली इनको, तो फिर उन्होंने इसी जगह को यादगार बना दिया। और यहाँ ये लोग जलाते थे, चिराग जलाते थे, फूल डालते थे। अच्छा, फूल डालने से ये हुआ कि जब बारिश हुई या उधर पानी का, तो उसके कोंपले निकल आए, फूल निकल आए, तो वो एक और ज़्यादा जज्बातियत हो गई कि हमारे अपनों के वो एक उसका शेर है ना गालिब का, सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरत ठीक है पिन्हा हो गई। वो सूरतों की जो फूलों की सूरत निकली है। तो फिर क्वीन ने ये कहा कि भाई ये सियासी मसला बन जाएगा, आगे जाके अमर हो जाएंगे ये तो, और ये जगह जो है ना पॉलिटिकल, हमें यहाँ से कोई गवर्नमेंट का तहरीक यहीं से चलेगी। तो उन्होंने कहा यहाँ एक मार्केट बना दो और उनकी जो फूल क्यारियाँ हैं उसको अंदर ही महफूज रख दो, शुरू में रखेंगे जैसे एक पॉलिटिकल स्टाइल होता है। तो इसलिए इसका नाम असल में इसका नाम एम्प्रेस मार्केट है, एम्प्रेस यानी क्वीन जी, ऐसे ही तो उनके नाम करे ऊपर ही। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि रामदीन पांडे थे, जिन्होंने बगावत की थी 1857 की जंग आज़ादी में और 57 रेजिमेंट थी जी। मैं नाजरीन को बता दूं कि 1857 की रात थी, 57 रेजिमेंट ने बगावत की ठानी। तो एक खाकरो जो जमादार जिसको आप कहते हैं, उसने सुन ली और उसने ब्रिटिश फ़ौजियों को जाके ब्रिटिश हुकूमत को बता दिया कि ये बगावत इस रात होने वाली है। शेरशाह लियारी नदी के मुकाम पे उनको उठाया गया। 14 वो सिपाही थे और रामदीन पांडे समेत रात की तारीख में तोप पे बांध के उड़ा दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी। और इसके बाद बहुत सारे लोगों को फिर तो जो उनसे जो इन्वेस्टिगेट किया था, बहुत सारे लोग पकड़े गए ना। फांसी 14 लोगों की नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों की हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों को सजाई हुई है। फिर तो वो तो देखें बेरहमी से किया जाता है ना। पाकिस्तान में भी अगर बगावत होगी और पकड़े जाएंगे तो उनके साथ बेरहमाना सलूक हो जाएगा, फिर थोड़े उनको छोड़ेंगे। तो उन्होंने अपने तौर पर किया। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, ये जो ली मार्केट है जी, ये मिशाम ली के नाम पर, ये कौन थे मिशाम ली? ये इंजीनियर थे, इनके नाम पे इसको इन्होंने ये मार्केट बनाई तो इनके नाम पे रखी। इनके नाम पे रोड भी है ना, जो रोड जा रहा है ना रामस्वामी टावर से जुबली सिनेमा की तरफ, ये रोड भी उनके नाम पर है, मिशाम के नाम। और यहीं पे यहूदियों की, ये खुद यहूदी थे तो इसलिए वहाँ यहूदियों की पूरी आबादी थी, अभी तक थी, 1970 तक थी। 1967 के बाद यहाँ से जाना शुरू हुई है। अच्छा, अब तो बहुत मेरे ख्याल से अब तो नहीं है, नहीं। ये मुझे बताएं सर, ये मैरी वेदर टावर कहलाता है मेरे ख्याल से, लाइट हाउस वाला, ये हो गया। बहुत सारे डेविड का उस पर स्टार भी बाकायदा तौर पर। कराची में यहूदियों की भी आसार मिलती है आज तक, क्या इनका किरदार था? भाई शहरी थे यहाँ के, बस किरदार क्या। ये जो आप कह रहे हैं ना डेविड स्टार, ये डेविड स्टार नहीं है। ये जो मैरी वेदर टावर पे स्टार बने वो उसका उस डेविड से कोई ताल्लुक नहीं है। डेविड स्टार शुरू में बने हुए थे, ये रणछोड़ लाइन है ना, यहाँ इनकी बिल्डिंगें थी तो उसके ऊपर बनी हुई थी, डेविड स्टार थे। और यहूदी कैसे रहा करते थे यहाँ पे उनका? हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे एक दोस्त थे, उनकी बहन थी, वो कशीदाकारी सीखने जाती थी, तो उनके साथ यहूदी लड़कियां आती थी और सिर्फ उनके पजामे से पहचान देते थे कि ये यहूदी है। वरना एक कच्ची जबान बोलते थे, अबरानी नहीं, कच्ची हमारी जो होती है ना, वो जबान बोलते थे, गुजराती बोलते थे। और मैं भी मिला हूँ इनसे, बहुत नॉर्मल लिविंग होता था। भाई जाहिर है, हम अगर शहर में रहते होंगे तो अभी आप देखें ना, हम जबान ही हमारी अलग है, तो हम साथ मिल रहे हैं। तो बिल्कुल सोलोमन डेविड इनके जो बड़े थे ना, यहाँ इनकी आपको पता है ना, वो थी मस्जिद जिसको इबादत गाह कहते हैं रणछोड़ लाइन पे, बिल्कुल इसको साइना गाँव कहते हैं, साइना गाँव। लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो मस्जिद, बाहर बोर्ड लगा था कि इस पर लिखा हुआ था मस्जिद बनी इसराइल। अच्छा, तो यही बोर्ड लगा हुआ था। और अब तो उसके आसार नहीं। उधर तो वो बिल्डिंग बन गई ना, मैं साइमा टावर, साइमा या ऐसे कुछ नाम है, साइमा तो नहीं, कुछ और नाम है। तो वो बिल्डिंग बना दी, वो ख़त्म। उस तो इतनी ज़बरदस्त यानी वो थी, जिसे कहना चाहिए एक असासा आप कह लें, कि इसके लिए तो हमको कितनी सयाहत होती, कितने लोग उसको देखने के लिए आते दुनिया से। लेकिन वो उधर मार्केट बना दी। कितने साल पुरानी होगी वो आपके नज़दीक? 200-250 साल? बिल्कुल, मतलब अंग्रेज़ों के आने के बाद सब, 1839 के बाद सब कुछ ये बना है। कोई 1850, 1855 इस तरह बनता गया ना। तो अच्छा सर, मुझे बताएं कि
लियारी की बात करते हैं हम। जी अच्छा, मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि लियारी की भी तारीख बहुत पुरानी है। आपने भी सुना होगा, भारत ने एक फ़िल्म बनाई है लियारी जी पे, जी जी और वो बड़ा अजीबोगरीब, मैंने जहाँ तक लियारी घूमा हूँ, आपने भी देखा, मैं रहा भी हूँ कुछ टाइम लियारी में, मैंने तो बड़े खूबसूरत लोग पाए। कितनी साल पुरानी तारीख है लियारी की, इस इलाके की? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ लियारी नदी बहती है, हम्म, जहाँ नदी होगी ना वहाँ आबादी होगी। सही है। तो ये लियारी नदी जो है उसके अतराफ़ की आबादी है ना, ये सेठ बोजूमल ने जब कराची डिस्कवर किया ना तो ये आबादी थी। सही है। और इसके इस तरफ जो आपका शेरशाह की साइड है, ये इलाका मिलता है बलूचिस्तान से। सही है। यहाँ एक जगह भी है वो, जहाँ मीरा नाका, नाका किसको कहते हैं पता है आपको? जहाँ चुंगी वसूल की जाती है, जहाँ टोल होता है। टोल। सही तो है। बलूचिस्तान से जो गाड़ी आती थी ना उनसे टोल यहाँ लिया जाता था, तो इसलिए इसका नाम मीरा नाका है। और इस तरफ की जो आबादी थी ना, इसमें आपके थे सिंधी, इसमें बरफत भी थे और दूसरी कौमें भी थी, और सबसे बड़ी इसमें आगा खानी थे। सही है। आगा खानियों की यहाँ ज़मीनें थी, यानी ये समझ लें गार्डन के बाद जहाँ आज के पाकिस्तान क्वार्टर है ना, वहाँ से लेकर वो तीनटी तक सारी ज़मीनें आगा खानियों की थी। अच्छा। और अब वहाँ सारी आगा खान बरादर सोसाइटियाँ बन गई, आपने देखा होगा, आगा खान साहब की मिल्कियत थी। और यहाँ पर ये लोग कल्टीवेशन करते थे, सब्जियाँ उगाते थे। सही है। तो ये साइड जो थी लियारी नदी की राइट साइड, अगर हम मारीपुर की तरफ से आए, राइट साइड जो थी वो उस पर सिंधी थे, लेफ्ट पे बलूच थे। ये वही कदीम था। फिर बतदरी हर दौर के साथ बदलता गया, लेकिन ये जैसे एक सलावटा बरादरी और यहाँ ये बलोच, इन लोगों ने अपने इलाकों को नहीं छोड़ा कभी भी, यहीं रहते हैं ये। और वो जो यहाँ पर जैसे शीदी आबादी है, जी जी, वो मैंने सुना है कि गुलाम आए लाए ये गए जो थे। अफ्रीका से गुलाम आते थे और ये कराची की बंदरगाह पे उतरते थे, यहीं बिकते थे। तो ये गुलाम थे, फिर अंग्रेज़ों ने के दौर ही में ये इसके ऊपर पाबंदी लग गई। फिर ये गुलाम जो थे सारे चले गए बलूचिस्तान। और ये मकरान, इनको मकरानी इसलिए कहते हैं कि इनके ज़्यादा लोग मकरान में मुकीम हुए, तो इनको अच्छा। मकरानी कहते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ आम बलोच के लिए भी मकरानी का लफ्ज़, यानी जिसके घुंघरियाली बाल है ना वो मकरानी है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये शीदी है एक्चुअली, सियाफाम। सियाफाम। और उनके अंदर आदतें भी वही हैं, डांसिंग स्टाइल है इनका, वो लेवा डांस करना। लेवा, और इनका है ना शादी में भी डांस, और भी ये इनसे डांस सरजद हो जाते हैं। तो फिर आपने कैसे देखा इस इलाके को, लियारी को? यार ये एक बेहतरीन इलाका है, मोहब्बत करने वाले लोगों का इलाका है। और आपके साथ जैसे मैं उधर, मुझे वहाँ तालीम याफ्ता नहीं कहते हैं, तालीम आफ्ताब। अच्छा। ये बलोच लोग जो हैं कि ये तालीम आफ्ताब है। और जैसे मैं और आप वहाँ जाएंगे ना, अगर कोई बलोच पूछेगा यार ये फलां आदमी का घर यही है, तो बोलेगा हाँ, और मैं और आप पूछेंगे कि जी हाँ, हमें इखलाक से जवाब देगा। तो ये बड़ी इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े टैलेंटेड लोग हैं उस इलाके के। अगर जी आप जी। देखें, मिनी ब्राज़ील ऐसे नहीं कहा जाता उस इलाके का। आपको फुटबॉलर, म्यूजिशियन, वो गिटार, पता नहीं क्या क्या वहाँ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाया मैं जाता आपको बताऊं, बलोच लोग जो यहाँ गधा गाड़ी चलाते थे ना, सबसे ज़्यादा सिवे ये जो ट्रैफिक सेंस से यही वाकिफ़ थे। है। अच्छा। ट्रैफिक सेंस की पूरी पाबंदी करते थे, सीख लिया एक दफ़ा ना, फिर उसकी पाबंदी करते थे। जब बाद में जो हमारे यहाँ बेहंगमपन शुरू हुआ, बलोच ड्राइवर भी नहीं करेगा, बलोच गधा गाड़ी वाले भी नहीं करेगा। ये इनके अंदर खूबी, मैं मुझे अच्छी, अगर आप जैसे हॉर्न देना बलोच, तो वो आपको यूँ करके इशारा करेगा कि मैं दे रहा हूँ आपको रास्ता, फिर आपको यूँ कहेगा निकल जाओ। ये तो लियारी गैंग वॉर के बाद बहुत बदनाम हो गई ना, कि बलोच आबादी, जी, वो उस वजह से लोगों को परसेप्शन जो बन गया कि ये लूटा मारी करते हैं। वो देखें उसमें उस ज़माने में भी यहाँ बदमाशी होती थी, अच्छा। साथ घराड़े वाले चाकू और सब होता था। ये जो गैंगवार जो था ना, वो भी इतना जितना शदीद इसको बताया गया ना मीडिया पे, इतना नहीं था। अच्छा, कैसे? मतलब एक उस वक्त देखें, एक प्रोग्राम आता था टेलीविज़न पे, चेहरा, उस पर आईजी आए थे सिंध के, और उसमें सामने 3 लोग बैठे हुए थे, सलाउद्दीन साहब थे तकबीर वाले, और आपके ये एक वो हाफिज़ मोहम्मद तकी। तो आईजी साहब ने आदाद शुमार बताया कि न्यूयॉर्क में तो इतने जुराइम होते हैं, और पेरिस में तो इतने होते हैं, और यहाँ तो हाफिज़ मोहम्मद तकी ने उनसे कहा कि कराची में जो जुराइम नहीं होते हैं ना, इसमें पुलिस का कमाल नहीं है, यहाँ मुनज़्ज़म जुराइम नहीं है, हर आदमी इंफरादी तौर पे करता है, छोटे मोटे गैंग नहीं है। गैंग नहीं है, सही है। मुनज़्ज़म तरीके। फिर हमारे यहाँ पहले मुनज़्ज़म तो वहाँ बने, अब मैं क्या नाम लूँ, हाँ, सही है। सही और उनको देख के इन्होंने बनाई, है। और बदनाम ये ज़्यादा हुए। पुश्त बनाई भी किसी ने की ना इनकी। हाँ, बदनाम ये हुए। अब ये मैं अपना बताऊं, हम इस इलाके में रहते थे, हमें भी पर्चियाँ आती थी, लेकिन आप इनके अंदर बदमाशी भी सही से नहीं आती इनको। वो बेचारे कहते थे आप उनके साथ ज़रा सा अच्छा सलूक करें ना, आप गए उसके मिलने के लिए, मोहब्बत से बात की। मैं आपको अपनी मज़े की बात बताऊं कि मैं उधर गया तो ये लोग चरस पी रहे थे, मुझसे कहने लगे चाचा चाय पिएगा,
तो मैंने कहा नहीं, क्यों? बोला, मैंने कहा नहीं, चाचा के लिए शरबत ले आओ। मैं कहा क्यों? मैंने कहा मुझे शुगर है। तो वो कहने लगा कि चाचा के लिए शुगर फ्री ले आओ। मैंने कहा देखो मुझे, बोला चाचा तुम क्यों नहीं पी रहा है ना? मैंने कहा देखो मुसलमान जो है ना, वही चीज़ मुसलमान अपने भाई को पिलाता है जो खुद पी रहा हो। अब तुम चरस पी रहा है और हमको बोलता है चाय पियो। वो चाचा तुम कमाल, वो देखें इसको, यहाँ वो हार गया, मोहब्बत में आ गया ना। अच्छा, फिर मैं उससे जब बात की, कहने चाचा हम तुम्हारा औलाद है, इतनी देर में वो बेचारा पिघल ये गया। गैंग वॉर की बात कर रहे हैं, गैंगस्टर की बात जी कर रहे हैं जी 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 100%। आप। इन लोगों ने एक पाकिस्तानी फौज की हिमायत में जुलूस निकाला था, सही है। तो उसमें कौमी नगमे बज रहे थे। तो इनका म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा है बलोचों का। तो इतने, हाँ, इतने बेहतरीन नगमे बज रहे थे। तो मैं उधर गया, दूसरे ही दिन गया इत्तेफाक से। तो मैंने उनसे कहा कि यार तुम लोग बलोच, अब उनको अपने साथ बात करने के लिए लाइन तो बनानी है ना। कारोबारी आदमी क्या करता है कि उनसे मोहब्बत की बात करो। मैंने कहा तुम लोगों का म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा है। बोलता हाई साहब अल्लाह माफ करे, म्यूजिक सेंस को छोड़ो तुम। बोला क्यों? उसने कहा हमारा एक बलोच भाई था, उसको जन्नत का टिकट भी मिल गया। बोला दोजक के पास से निकला, उधर म्यूजिक का आवाज आया, जवान का बच्चा उधर घुस गया। अब उसने सामने मुझे तो थोड़ी देर में दोस्ताना हो गया, मजाक हो गया। हाँ, तो ये इस तरह के लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा सर, ये तो एक मोहब्बत प्यार अलग बात है, लेकिन हाँ एक दौर जब कराची ने देखा, हमने एमकेएम का दौर देखा और एक तरफ हमने लियारी गैंग वॉर का दौर देखा। वो तो उसके काफी अरसे के बाद शुरू हुआ, बहुत अरसे बाद, बहुत अरसे बाद। लेकिन ये जरूर था, हमारे बड़े बताते हैं कि शेरू दादल दो भाई होते थे इस इलाके में। जी जी, वो तो पहले अयूब खान के जमाने में। वो बहुत तमीज वाले होते थे। वो तो उस जमाने में लालू खेत के बदमाश भी तमीज वाले होते थे। हाँ। हर कोई अपने मोहल्ले में गर्दन सर झुका के चलता था। वो दौर अलग था ना। मैंने कहा जब मुनज़्ज़म जराइम नहीं थे, इनफरादी थे। जब मुनज़्ज़म जराइम आए ना, तो मैंने ये सुना था कि जो जिस लड़के को चीफ बनाया जाता है ना, उसके सामने चूजे होते हैं ना, 30-35 चूजे, बोले इसके ऊपर नाचो कूदो, इसको मारो। उसको इतना बेरहम बनाया जाता है। फिर आप अंदाजा करें वो आदमी कैसा होगा। ये इनका तरीकाकार था। हाँ, ये जो मुनज़्ज़म जराइम मारे होते हैं, जो माफिया होती है, उसका तरीका था। उफ, ये बस जालिम बनाना उनको। जालिम बनाना, उसके अंदर से रहम दिल में से, आप कैसे भी आपको दिल में रहम आ जाएगा ना। फिर उसके बाद तो बहुत मारकाट हुई इस इलाके में। हाँ, फिर तो मैं आपको कराची के कल्चर की एक और बात बताऊं। जी जी जी। मैं अपनी पोतियों को स्कूल छोड़ने गया, हमारा ड्राइवर गाड़ी, तो वहाँ से एक लड़का निकला, वो मियाँ वाली बरादरी का था। उसका हमारे ड्राइवर से हो गई तू मैं और फिर मारा कुटी शुरू। वो भी नीचे उतर के मारने लगा। अब मुझे लड़ाई छुड़ानी थी, तो कराची में लड़ाई छुड़ाने का तरीका ये होता है कि आप सामने वाले आदमी को पकड़ के बोले भाई छोड़ो छोड़ो, ताकि हमारा आदमी दो मुक्के उसको और मार ले। मैंने इसी तरीके से लड़ाई छुड़ाई। 12 बजे स्कूल की छुट्टी को हमसे बदला लेने, तो मैं नहीं गया था इत्तेफाक से। आप यकीन करें, मुझे मारने के लिए और मेरी उम्र का आदमी लाया था कि यार बड़े आदमी पे मैं कहाँ हाथ उठाऊंगा। बड़ी बात है। तो आप देखें, यानी इस मुल्क की शराफत देखें, शहर की। फिर भी देखें लड़ाई हो रही है, मुझ पे उसको गुस्सा है, लेकिन उसने कहा यार मैं अपने से बड़े पे हाथ उठाऊं, ये मुझे गवारा नहीं है। 60 साल का 70 साल का आदमी लाया मुझे मारने के लिए। तो मुझे हंसी भी आई और दूसरे दिन फिर बाद में मैंने सलाम दुआ भी कर ली कि यार ये क्या है। बड़ी बात है, मतलब इज्जत कल्चर है ना हमारा, बड़े लोगों के लिए का। अखलाक था। खैर वो तो अब तो वो नज़र नहीं आता, अब तो बहुत बेहंगम होता गया मामला। सर आपने बंदरगाह का भी अपनी बात में जिक्र किया था, तो नेपियर रोड पे आते हैं जी। नेपियर रोड, चार्ल्स हेनरी नेपियर, इनके नाम पे जी, बिल्कुल। इस इलाके का नाम मंसूब कर दिया। क्या जगह थी और कहवा खाना कब, यानी रेड लाइट एरिया, जी जी, कैसे और कब बना? आपका जो रेड लाइट एरिया जिसको हम कहते हैं बाजार हुसन, यहाँ ये बन गया था तो अंग्रेज़ों से पहले से था। और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये इस तरफ कराची पोर्ट है, इधर दूसरी तरफ उसकी बसें आती थी बलूचिस्तान की, और एक तरफ सिंध का मतलब ट्रांसपोर्ट इधर आता था आपके बोल्टा मार्केट की तरफ। तो मुसाफिरों के लिए जगह अट्रैक्टिव होती है। सही है। तो फिर जब अंग्रेज आए ना, तो उन्होंने देखा कि यार ये एक बेहंगम जगह है, तो उन्होंने इसको आने के बाद तकरीबन 1850 में इसको रेगुलराइज किया। और यहाँ उन्होंने पाबंदी लगाई कि इनसे टैक्स भी वसूल करेंगे, इनको मतलब तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे। तो फिर ये बाज़ार आबाद हो गया, कानूनी हैसियत मिल गई। सही है। तो यहाँ लेकिन इसके बावजूद इसके खिलाफ भी तहरीकें चल रही थी, क्योंकि यहाँ जो लोकल आबादी थी ना, सबसे बड़ी आबादी बोहरी लोगों की थी। तो बोहरी जो वो उस ज़माने में जब लिखते थे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ये कहती थी कि आपकी जो कराची की लोकल गवर्नमेंट है ना, वो हमें कहेगी कि इसको बंद करो, तो हम सोचेंगे। तो वो लोकल गवर्नमेंट में भी हिंदू थे। अच्छा, हिंदू लोगों के नज़दीक ये इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हमारे घर में एक वॉशरूम होता है, ये ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो भूख होती है ना इंसान को, खाने की नीड है, बॉडी की नीड है, ये इसको कहते हैं शरीर की भूख। सही है।
तो हिंदू उसको मतलब बुरा समझते, लेकिन कहते करना पड़ेगा, तो वो उसको नहीं। लेकिन बाद में तैयब अली अलवी कराची के मेयर बने थे, और वो बोहरी बरादरी से थे, तो उन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन पास कराई और इसको ऊपर भेजी कि इसको, लेकिन फिर भी हटी नहीं। अंग्रेज़ों ने फिर उसको सर्द खाने में डाल दिया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि तैयब अली अलवी सेठ ने जो स्कूल बनाया, तैयब अली अलवी स्कूल, जो आपने देखा होगा सिटी कोर्ट के सामने, जी 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 जी, उस स्कूल में उन्होंने इन लोगों के बच्चों का दाखिला बंद नहीं किया। बड़ी बात है। उन्होंने कहा इनको हम इंसान बनाएंगे। ये जो तवाइफे वगैरह, हाँ, उनके बच्चे थे, रकासाएं जो थी, हाँ, उनके जो लड़के थे, लड़कियां थी, वो आगे सेफिया स्कूल और इनके थे, उन्होंने कभी भी पाबंदी, बोहरी बरादरी ने इस पे पाबंदी नहीं रखी, बोले तालीम सबके लिए है। अच्छा, मुझे बताया सर, ये नेपियर रोड नाम की वजह क्या रही? मतलब ये तो अब नाम ऐसा है जैसे बड़ा हकीर समझा जाता है, नेपियर से निपियर हो गया वो, लेकिन किसी को पता नहीं है। अब अगर आप ये नाम लेंगे तो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि रेड लाइट एरिया है। देखिए, टावर से मैकलो रोड चलता है, ये कहाँ जाता है? ये शाइन कॉम्प्लेक्स, जी, और उसके बाद क्या है, गवर्नर हाउस है। सही है। यहाँ चार्ल्स नेपियर रहते थे, उसका नाम था, उसको उन्होंने नाम दिया गवर्नमेंट हाउस का। हाँ, आजकल गवर्नर हाउस है, जब गवर्नमेंट हाउस था। सही है। तो ये जहाँ से नेपियर रोड शुरू होता है ना, सिटी स्टेशन से, इसके बाद से लेकर वहाँ तक सड़क बंद थी, किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, सही है। क्योंकि वहाँ नेपियर साहब बैठे थे, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे मैकलो रोड नहीं था। अब पूरे शहर तक रसाई या बलूचिस्तान तक रसाई के लिए ये सड़क निकाली गई, जिसका नाम नेपियर रोड है। ठीक है, तो ये उनसे मंसूब की गई, सही है। चार्ल्स नेपियर से। तो ये जब ये रोड बनी तो इस पे बहुत सारे कारोबार हुआ, लेकिन इसके साथ ये भी हुआ, और आपको ये नेपियर रोड बाजार हुसैन भी बन गया। जहाँ बाजार हुसैन है, वहाँ खोया मंडी भी है। तो लोगों ने बहुत कोशिश की, जिस तरह वहाँ हीरा मंडी है तो यहाँ खोया मंडी, लेकिन इसका नाम नेपियर रोड ही रहा। और सितम ज़रीफ ये भी कि सिंध के अंदर जहाँ जहाँ भी ये बाला खाने या कैबा खाने, उसका नाम नेपियर रोड है। मतलब जहाँ पर रेड लाइट एरिया बनेगा, वो सर चार्ल्स नेपियर से सर चार्ल्स नेपियर की रूह जो है वो बेचारी क्या तड़पती होगी कि मेरे नाम पे हर जगह पे, अंदरूनी सिंध में भी रेड लाइट एरिया बना है और उसका नाम नेपियर रोड है। क्योंकि देखिए, लोगों को मालूम नहीं है कि नेपियर कौन थे और इस रोड का क्या तारीख थी। सबने कहा ये रेड लाइट एरिया, तो रेड लाइट एरिया। अच्छा सर, मैंने आपकी किताब में पढ़ा है, इस नेपियर रोड से बहुत तारीख की बड़ी बड़ी अदाकाराएं और गुलकाराएं निकली। ये थोड़ा सा बता दें इसके पीछे का कहानी। देखें, ये जो एक ज़माने में ये जो जैसे नेपियर रोड हमारा और वहाँ की हीरा मंडी, ये अदा का ये फनकार सप्लाई करने की एजेंसी होती थी ना, इसीलिए देखिए लाहौर की हीरा मंडी बड़ी थी, तो वहाँ वो आपके फिल्म स्टूडियो भी ज़्यादा थे, थिएटर भी वहाँ ज़्यादा थे। हमारे यहाँ जो है ना निस्बतन कम थे, लेकिन यहाँ भी ईस्टर्न स्टूडियो और ये मॉडर्न स्टूडियो थे, तो यहाँ इनकी सप्लाई तो यहीं से आती थी। क्योंकि हमारे मज़हब जो बाकी मुसलमान मज़हब है, इसके अंदर तो वो है नहीं ना, आपके डांस वांस सब मना है, तो ये यहीं से सब इनको आता था। तो ये शमी मारा यहाँ रहती थी। शमी मारा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, बाबरा शरीफ यहाँ रहती थी। ये इस नेपियर रोड में इनकी खाला का घर था, जमर रोड। ये सब रिश्तेदार वहाँ हीरा मंडी के, भाई एक ब्रांच हीरा मंडी में, एक नेपियर रोड पे। तो काम था, कारोबार था इनका, तो नाच गाने का काम था। जब मैं खोया लेने जाता था ना, तो उनसे पूछता था मैं, वो आगरे के थे, तो वो कहने लगे कि देखो सामने तीसरी मंजिल नजर आ रही है, यहाँ शमी मारा का घर था ये। अच्छा। तो मैं उनको छेड़ने के लिए कहता, वो तो आगरा की थी। नहीं, वो तो अलीगढ़ की थी। देखो सबको पता था कि वो अलीगढ़ की हैं, कहाँ की हैं। लेकिन उनके लिए कहा जाता है, बाबरा शरीफ के लिए खास तौर पे, कि वो तो उनका तो लाहौर से ताल्लुक था। वो ताल्लुक था, लेकिन की खाला यहाँ रहती थी और वो आती थी, यहाँ आती थी, ईद बारात पे आती थी और यहाँ घूमती। लोगों ने देखा है बाबरा शरीफ को घूमते हुए। हाँ, मैंने देखा, आपकी किताब में लिखा है कि हुजूम लगा हुआ था, और जब जाके देखा तो बाबरा शरीफ वहाँ पर मौजूद थी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ज़िया उल हक के दौर में इस नेपियर रोड को ख़त्म कर दिया गया था। आप मुझे बताएं कि कितना सही फैसला था और कितना गलत था? ये ज़िया उल हक का फैसला नहीं था, ये भुट्टो साहब ने ख़त्म किया। अच्छा। असल में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली ना, तो जब भुट्टो साहब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, ये कराची में उस ज़माने में पहिया-जाम हड़ताल जब शुरू हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई आपको इस्लामी निज़ाम चाहिए तो मैं ही नाफिज कर देता हूँ। तो जुम्मे की छुट्टी भी उन्होंने की। अच्छा। नाइट क्लब भी उन्होंने बंद किए, शराब खाने भी उन्होंने बंद किए। तो फिर ये भी जद में आ गया आपका नेपियर रोड जब बंद हुआ। लेकिन तारीख क्या थी? ज़िया साहब ने करवाया ये, तो लोगों ने, चूंकि वो इसके 6 महीने बाद फिर ज़िया उल हक आ गए ना। सही है। लेकिन ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया था, ठीक है, भुट्टो साहब ने। फिर ये आए तो ये वैसे इन चीज़ों के खिलाफ थे, तो इन्होंने ज़्यादा सख्ती की। अच्छा, फिर एक और बात भी थी कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री थी ना, वो यहाँ से लाहौर चली गई थी। यानी लाहौर वाले यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को चलने नहीं दे रहे थे। यहाँ जो कराची में फिल्में बनी ना,
2-4 फिल्में चली, बाकी पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये तो चरबा है। चरबा जी की फिल्म आई थी पायल की झंकार, बहुत मशहूर फिल्म थी, तो उसको उन्होंने ये बंद करा दिया। तो फिर यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री भी वहाँ चली गई। तो अव्वल तो यहाँ जो जो लड़कियाँ थीं जो कराची की फिल्म इंडस्ट्री, वो सब लाहौर चले गए। यूं भी ये इसकी थोड़ी सी वीरानी हुई, फिर ऊपर से ज़ियाद साहब के दौर में मजीद वीरानी हुई। फिर ये हुआ कि जो होता है ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं इनमें, वो समझ गए कि यहाँ रहना फजूल है, तो उन्होंने शहर में दूसरी जगह, जब नई आबादियों में घर थे, तो ये फैल गई, मतलब रेड लाइट अब घर घर तक पहुंच बुरा गया। हो गया। लेकिन जो जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो तो वहीं रहे। सही है। अच्छा, और वो जो थे उन्होंने भी अपना एक घर तो यहाँ रखा ना, पुराना बाजार है, जैसे सराफा बाजार है कराची का। यहाँ से जो व्यापारी थे, कोई डिफेंस चला गया, कोई क्लिफ्टन चला गया, कोई सदर चला गया, लेकिन एक दुकान यहाँ रखी। तो उन्होंने भी एक दुकान रखी करके बाजार वीरान हो गया आहिस्ता आहिस्ता। और उससे नुकसान यही हुआ कि हर घर घर में आपको नहीं, तकरीबन इतना भी जितना लोग बताते हैं इतना नहीं है, लेकिन वो फिर मोबाइल भी आ गया, फिर इंडियन चैनल आ गए, वो फिर एक नई कहानी है। मतलब देखिए ना, हम और आप जिस जगह रहते हैं, आप जिस आबादी में रहते हो, मैं रहता हूँ, ऐसा तो नहीं उधर है तो ना, नहीं है। ऐसा तो नहीं है। वो लोगों ने मशहूर कर दिया गया, घर घर पहुंच गया, ऐसा भी नहीं है। यहाँ से आहिस्ते आहिस्ते कम ही हो गया, क्योंकि बेसिकली हमारा जो मजहब है वो इजाज़त नहीं देता। वो माशरत मजहब कुछ इजाज़त नहीं देता, लोग उस तरफ नहीं जाते हैं ना, जो कुछ लोग ही होते हैं जो जाते हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया इसी बात पे कि कराची में क्या नाइट क्लब्स हुआ करते थे? ओहो, नाइट जिंदगी, रात की जिंदगी होती थी होते बिल्कुल। और सयाहत भी होती थी। थोड़ा सा इस बारे में बताएं। देखें, यहाँ जो आपका इलाका, ये पीआईडीसी का, और यहाँ सब होटलें थी टॉप क्लास, इसमें भी नाइट क्लब थे, इसके ओसेस और को अलग अलग नाम के। आपको नाम भी याद है? हाँ, और ये बिल्कुल हर इतवार को ये डेली न्यूज़ चलता इसी के ऊपर था। इसमें फोटो आते थे रकासाओं के, और लेते टुडे टू नाइट एंड एवरी नाइट। तो अच्छा, ये आपका जो है ना फिरियर मार्केट, देखिए आपने फिरियर मार्केट? जी 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 जी। इसके ऊपर क्लब था, वो हम जैसे सस्ते लोगों के, रोमा शबाना क्लब, जिसमें वो लोग जाते थे जो इतने अफोर्डिंग नहीं होते थे। ये गोवेंस का था। अच्छा। वो उन्होंने वेलफेयर के तौर पर रखा था। तो ये मतलब है ना। अच्छा, फिल्मों का बहुत कल्चर था। सिनेमा कराची में कितने थे, और रात के 12 बजे वाला शो जो था मशहूर था। तो ये कराची बस, लेकिन ये जो सिनेमा शो देख के आते थे, जो नाइट क्लब जाते थे, वही रात के राही थे, बाकी शहर जल्दी सो जाता था। कितने बजे तक रात जागती थी कराची की? कराची की देखिए, आम रात तो है ना, रात 10 बजे सब बंद हो जाता। सही है। फिर वो रहते थे जो रात जगह के माहिर होते थे, जो रात को 9 से 12 फिल्म देखते थे, और आपके ये नाइट क्लब वाले थे। नाइट क्लब वाले तो गाड़ियों वाले थे। ये जो हम जैसे लोग थे, जो फिल्में रात के 12 बजे देखते, भी पैदल घर आते थे, और रास्ते में वही फिल्म के सीन की बातें करते हुए, कोई खास डायलॉग को उसको दोहराते हुए 12 बजे तक चोरियां शहर में 1 बजे के बाद शुरू होती थी। अच्छा। रात के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ये चोरों का टाइम होता था फिर, क्योंकि लोग घर आके भी सो जाते थे, इसके बाद चोरियां शुरू होती थी। मतलब सयाहत भी होती थी और नाइट क्लब्स भी होते थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता, और शराब खाने भी थे, हर गली में काफ़ी शराब खाने थे शहर में। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अब तो वो पाबंदी लग गई ना। जब उस जमाने में शराब खाने थे ना, ये मेरे मुशाहिदे की बात है कि जो आपका एलिफेंट स्ट्रीट में एक शराब खाना था, तो उसमें हम रात को निकलते थे 8 बजे वहाँ से। ईशा की नमाज का अगर टाइम हो ना, तो वो शराब की बोतलें रखी थी, उसका मुंशी उसके सामने नमाज पढ़ रहा होता था। इतना शहर में इतनी बर्दाश्त था। हाँ, दीनी तौर पे बहुत ज़्यादा बर्दाश्त था। लोगों के अंदर शिद्दत पसंदी कम पाई जाती थी। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। और फिर जब हंगामे होते थे ना, तो शराब की दुकानों पे जो होता था, तो ये क्या करते थे, ये पारसी लोग थे ना, वो बिल्कुल हल्की शराब या स्प्रिट भर के रखते थे आगे, ताकि लूटने वाले, क्योंकि लूटने वाले भी, तोड़ने वाले कम होते थे और पीने वाले ज़्यादा होते थे जो यहाँ से लूटते, तो उनके लिए फिर हल्की शराब भी रखते, ताकि वो वोट 69 उसको ना मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, उस दौर की मशहूर शराब। जी। 1958 में कराची को दारुल हुकूमत तब्दील करके इस्लामाबाद में मुंतकिल कर दिया। ये कराची के लिए कितना अच्छा और कितना बुरा रहा? देखिए, कराची की आप थोड़ी सी तारीख देखें ना, तो जब अंग्रेज़ों ने यहाँ 1839 में कब्ज़ा किया, और 1847 में इसको कराची को, कराची नहीं पूरे सिंध को, बम्बई रेजिडेंसी के तहत कर दिया। ठीक है। तब तक ये कराची जो था मुंबई रेजिडेंसी का हिस्सा था। कायदे आज़म ने तहरीक चलाई, और 1936 में पाकिस्तान बनने से 11 साल कबल सिंध जो था, ये कराची जो मुंबई से अलग कर दिया गया, और कराची सिंध में आ गया। लेकिन उस वक्त सिंध का जो दारुल हुकूमत था वो हैदराबाद था। अच्छा। कराची नहीं था। फिर पाकिस्तान बना, तो उस पाकिस्तान बनने के 6 महीने के बाद कराची को विफाकी दारुल हुकूमत बना दिया गया, सिंध से अलग हो गया ये। फिर जब से विफाकी दारुल हुकूमत ही था। अच्छा। 10 साल रहा। 10 साल के बाद अयूब खान ने इसको यहाँ से इस्लामाबाद मुंतकिल किया। सही है। क्योंकि कराची की आबादी बढ़ रही थी, और यहाँ तो आप देखें दुनिया में जितने भी बड़े शहर हैं ना, तुर्की में देखिए इस्तांबुल है, बड़ा शहर है, मगर उनका जो दारुल हुकूमत अंकारा है।
इसी तरह से जिद्दा बड़ा शहर है मगर उनका दारुल-हुकूमत रियाज है। मुंबई बड़ा शहर है मगर उनका दारुल-हुकूमत दिल्ली है। तो अयूब खान ने भी उसी फार्मूले पर अमल किया था। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त कराची से दारुल-हुकूमत मुंतकिल किया गया था, उस वक्त कराची जो था पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत था, लेकिन यहाँ पर 1 यूनिट नाफिज हो चुका था। मतलब 1 यूनिट का मतलब ये था कि मुल्क के 2 सूबे थे, एक मगरबी पाकिस्तान, एक मशरकी पाकिस्तान। सही है। तो मगरबी पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत था लाहौर। अच्छा। तो जब ये कराची यहाँ से इस्लामाबाद गया तो कराची में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि दारुल-हुकूमत तो लाहौर था मगरबी पाकिस्तान का। तो यूँ मतलब कराची यहाँ से मुंतकिल, फिर इस्लामाबाद अपने तो कराची के लिए देखिए बुरा तो वही मैं कहा कि जब दारुल-हुकूमत था भी, जब भी यहाँ तो एनक्रोचमेंट और ये सब तो थी, लेकिन कम थी। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसका ताल्लुक उससे कम है। यानी दारुल-हुकूमत के शिफ्ट से कम है, ब्यूरोक्रेसी के नायली से ज़्यादा है। क्योंकि असल में जो बर्बादी शुरू हुई 1970 से शुरू हुई। ये वो दौर था 71 में जब भुट्टो साहब आए, तो उन्होंने जो हर डिपार्टमेंट का जो हेड होता था ना, वो CSP अफसर होता था। उन्होंने CSP अफसर ख़त्म किए। अच्छा। कि अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट CSP अफसर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सियासतदान भी हो सकता है, तो उसमें फिर नालायक लोग आ गए उसमें, क्योंकि CSP अफसर तो हर तरह से मुकम्मल होता था ना, वो जैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था ना। मतलब CSS ऑफिसर जैसे अभी होता है। एग्जैक्टली वही ब्यूरोक्रेट्स। CSS या CSP एक ही चीज, सेंट्रल सुपीरियर पाकिस्तानी। जी। अच्छा, ये रूल था। ये रूल था ना। तो वो आदमी जो, जैसे अभी आप है ना, आप अपने काम से मोहब्बत है ना आपको, तो आप उसमें गद्दारी नहीं करोगे। अच्छा, वो हर चीज का माहिर होता था। इसको आप किसी भी डिपार्टमेंट में बिठा दो, वो कर लेता था। पढ़ा लिखा होता था। पढ़ा लिखा जीनियस, सबसे बड़ा जीनियस होता था ना। तो वो सब गए, उनके यहाँ नालायक लोग आने शुरू हुए, फिर तो तांता बन गया। फिर तो जो भी आता था वो उसको, भुट्टो साहब ने जो खराबी पैदा की, फिर लोग दूसरों को तो मजा आ गया, फिर लोग मनपसंद लोगों को बिठाने लगे और शहर की बर्बादी शुरू हुई। सर मुझे बताएं, आपने जिक्र किया था कि ये नाइट लाइफ ख़त्म हुई कराची की। जी। डिस्कोटेक वगैरह होते थे, क्लब्स वगैरह होते थे। हाँ, नाइट क्लब और शराब खाने सब। रेड लाइट एरिया। देखें, मैं मुसलमान हूँ, बेशक मेरे मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मैं थोड़ा सा हट के अगर बात करूँ, मुझे बताएं कि क्या ये सब बंद होने से इस मुल्क की बिसात को नुकसान हुआ? देखें, ये सारी चीज़ें कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था ना, तो उन्होंने इसको कहा था यहाँ इस्लामी सेक्युलर होगा, सेक्युलर इस्लाम होगा। अभी आप देखें, इंडियन टीवी के ड्रामे देखें, राम राम, हमारे हम टीवी के ड्रामे देखें तो अस्सलाम वालेकुम, ये फ़र्क है। लेकिन उन्होंने मुल्लायत का नहीं कहा था कि यहाँ मुल्लाइज़म नाफिज होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा था। ठीक है। अब ये देखें ना, नाइट क्लब जो आदमी चला है, आप ना जाए ना। हाफिज़ बशीर अहमद गाजी आबादी ये सवालों के जवाब देते थे अखबार जहाँ में। उनसे किसी ने पूछा, लड़कियाँ हॉकी खेलती हैं, इससे जो है ना बेपर्दगी होती है। तो उन्होंने कहा, भाई आप ना जाएं ना देखने के लिए, आप क्यों जाते हैं? सही है। बच्चियाँ खेल रही हैं ना, बच्चियाँ देखेगी, जो जाता है उसको फिर तो पाबंदी भी लग गई थी कि लड़कियों की हॉकी लड़कियाँ ही देखेंगी। तो इस तरह की इस्लाहत और फिर वो ख़त्म ही हो गई, मेरे ख्याल खत्म ही हो गई। लेकिन अभी है टीम है बस, हाँ, वो उससे मतलब कहने का मकसद ये कि हमारे यहाँ जो तनकीद ये होती है कि हर चीज़ इसके अंदर, अब जैसे अभी थोड़े दिन पहले ये बहस चली थी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ने जब हॉकी टीम ने वर्ल्ड यानी वो जीता, क्या कहते हैं, ओलंपिक, तो फौरी तौर पे वो एक सजदा सरजद हो गया। सजदा चलो हो गया ना, उसको कंटिन्यू करना था, इसका नहीं करना था। हॉकी टीम जो करता उनको कहना चाहिए कि सजदा करना है तो ड्रेसिंग रूम में जाके करो, शुक्राने के नफल पढ़ लो। ये क्या तरीका है कि आप इस तरह, लेकिन अब वो एक रूटीन बन गया। अब हर जिसको देखो सजदे कर रहा है, सेंचुरी भी करके सजदा कर रहे हैं। अब ये फजूल चीज़ें हैं ना। नहीं, ये तो शुक्र कर रहे हैं ना, सजदा शुक्र है। आपको सरेआम तो नहीं करना है ना। आप या अल्लाह तेरा शुक्र है, घर जाके ड्रेसिंग रूम में जाके शुक्राने के नफल पढ़ लें। ठीक है, ये तो रयाकारी हो गई ना, ड्रामाबाजी हो गई। ये तो कौन आदमी दिल से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, आपको क्या पता है? बहुत बड़ी बात किया आपने। ये अगर हमारे लोगों को समझ आ जाए सीधी बात है, वरना तकलीफ होती है सुन के बहुत सारे लोग। तो मतलब आप मानते हैं कि ये बंद हुआ तो सयाहत ख़त्म हो गई? क्योंकि देखें, आने वाला जो है, जो सयाह है, जो बाहर से आ रहा है, जो गैर मज़हब है, उसकी अट्रैक्शन तो यही सब है ना। हमारे अपने लोगों में भी तो ऐसे लोग हैं ना भाई। वो एक चीज़ हो रही है, जो करता है उसको करने दो। आप देखिए, कभी भी कराची था, कभी फैली नहीं थी ये चीज़, एक मखसूस इलाकों तक थी। अच्छा, नाइट क्लब और एक खास इलाकों तक थे ना। लेकिन यहाँ दूसरे गैर मुस्लिम भी तो रहते हैं ना। गोविंस की इतनी बड़ी तादाद थी, अब ये भी यहाँ से चली गई। यहूदी थे, हिंदू थे, सिख थे, भाई उनके लिए तो खुला था ना। तो अब आपने सभी कह के नहीं, अब ये इस्लाम आपने नाफिज का तो क्या हुआ फिर? अब वो एक जैसे होता है ना, आप स्कूल है, उर्दू का पीरियड होता है, ड्राइंग का पीरियड, इंग्लिश का पीरियड होता है, तो एक इस्लामियात का एक पीरियड होता है ना बीच में। आप सारे पीरियड आपने इस्लामियात के बना दिए, दारुल हर किसी को दारुल उलूम बना दिया आपने, तो ये तो नहीं चलेगा ना। ज़बरदस्त। तो मतलब फिर हमारी मुल्क की बिसात उससे बिगड़ना शुरू। हाँ, वो मतलब वो हम एक तरह से कुएं के मेंढक हो गए, महदूद हो गए ना।
दुनिया के साथ कदम से कदम नहीं लगा, चलना बंद हो गया। और फिर कुछ करने जाते हैं तो फिर उसके ऊपर एक रोक लगा दी जाती है। उनमें एक एहतजाज शुरू हो जाता है ना। सबसे बड़ी, अब देखें ना, केमाड़ी में एक वो है रोड है, उसका नाम है मसान रोड। वहाँ मतलब पुराना मसान था। अब अभी एक मौलाना साहब का बयान आया था, मसान तो खत्म है, इसका नाम फलां मना आलिम के नाम पे रख दो। तो हिस्ट्री तो ऐसे आप खत्म करते जाओगे। भाई मसान रोड नाम है तो हम मसान में जल थोड़ी रहे हैं। वो मसान था, एक याद है बस। लेकिन नहीं, इसने बस इस्लाम। अब हमारा फेसबुक का ग्रुप है, उसमें शुरू में बड़ी इस्लामी पोस्टें आती थी, तो मैं उनसे कहता था ये अदबी ग्रुप है, ये उर्दू का पीरियड है, इस्लामियात का पीरियड नहीं है। उरूसुल बिलाद जिसका नाम ही है। हाँ जी। तो ये इस्लामियात का पीरियड नहीं है। हाँ, इस्लामियात वो जब उर्दू की किताब में एक दो सबक इस्लामी मुल्क में तो इस्लामियात से मुताल्लिक होंगे, लेकिन पूरी किताब तो इस्लामियात की नहीं होगी ना। तो हमारा ग्रुप भी इस्लामी ग्रुप नहीं है। आप खुदा के लिए इस्लामी पोस्ट करनी है, इस्लामी ग्रुप में जाइए। तो इस तरह हमें ज़बरदस्ती का जो इस्लाम है वो तो कहीं है ही नहीं ना। ऐसे ही है सर। कराची की कम्युनिटी की आप अभी बात करें, गोविंद्स का आपने जिक्र किया, सलावट का, एक कम्युनिटी जो है हम जो गायब होती गई है, पसे पर्दा अभी भी वो घरों में रहती, पारसी कम्युनिटी। जी जी। ये पारसी कॉलोनी की क्या कहानी? ये इतने खूबसूरत मकान खाली क्यों पड़े हैं? ये सब एक एक करके कनाडा चले गए ना यहाँ से। क्यों? बस यहाँ दिल नहीं लगा। वही बात आ जाती है ना कि ये इतना ज़्यादा यहाँ इस्लामाइजेशन हो गया कि उनका दिल नहीं लगा ना। इनको लोग जब काफिर समझेंगे तो क्या होगा। देखें, इससे पहले जब इंडिया पाकिस्तान साथ था ना, तब भी हमारी जो ये उलमा थे ना, वो कहते थे कि आप किसी भी नॉन मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते, तुम पे सलामती हो। हालांकि कहने में क्या हर्ज है, आप मुझे बताइए। सही है। आपका अगर दोस्त क्रिश्चियन है, आपके साथ भलाई करता है, आप उसको अस्सलाम वालेकुम कहें, तुम पे सलामती हो, तो इसमें गुनाह क्या बात है। वो कहते थे अच्छा वो आपसे कहे कि वालेकुम वो आपको सलाम करे, वो आपसे कहे तुम पे, तो आप उसको वालेकुम सलाम ना कहें, सिर्फ वालेकुम कहें। तो लखनऊ वालों ने इसका क्या इलाज निकाला? आदाब तस्लीमात, हम करते ही नहीं है सलाम। अच्छा, उन्होंने इसका इलाज निकाल लिया ना कि ये इसको सैल्यूटेशन कहते हैं कि भाई अब आप हिंदू को आदाब तो कर सकते हैं ना, सलाम। तो क्या नतीजा निकला? अभी मैं गया था उम्रे के लिए, तो वहाँ एक लखनऊ वाला लड़का मिल गया मुझे। मैंने उनसे कहा कि वहाँ आदाब बस कर लिया आपने हुजूर पाक को, तो हंसने लगा कि आपने अच्छी बात कही। तो क्योंकि ये तो हम लोगों ने ये बना दिया ना कि वो बिल्कुल ही हम यानी काबिल नफरत हैं। ऐसा नहीं है ना। अच्छा हिंदू यहूद तो नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकता। हम कब कहते कि हमारे दोस्तों से हम काम को हर जगह अपने साथ मिला रहे हैं, लेकिन हम कारोबार कर रहे हैं, वो हमें उधार दे रहे हैं, हम उनको उधार दे रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या मुश्किल है? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो बस हर चीज़ के ऊपर ऐसा एक तारीख कर दिया है ना इस्लाम को कि मैं भी देखता हूँ तो सिवाय करने के आप क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, ये पारसी कम्युनिटी का रहन सहन क्या होता था? मतलब इनका, मैंने सुना है कि इनकी रिचुअल्स अलग होते थे मरने के बाद, वो क्या होता था? देखें, मज़हब के बारे में भी थोड़ा बताएं, कौन सा देखिए मज़हब? पारसी मज़हब है ना, ये लोग आतिश परस्त हैं। अच्छा हमारे यहाँ हक की कुव्वत अल्लाह ताला है, अल्लाह जी, और इनके यहाँ हक की कुव्वत यज़दा है, यज़दा जी, जिसको रोशनी का खुदा कहते हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ बातिल की कुव्वत शैतान है, मगर शैतान जो है ना वो मतलब आज़ाद छोड़ा गया है अल्लाह ताला के हुक्म से बंदों का इम्तहान लेने के लिए। ठीक है। उनके यहाँ जो बातिल की कुव्वत है वो भी खुदा है। अच्छा। यकसा कुव्वत का है, उसका नाम है अहरमन, जिसको तारिकी का खुदा कहते हैं। तो इसलिए पारसी लोग है ना वो तारिकी से पनाह मांगते हैं, और जैसे ही रोशनी होती है तो उसको प्रणाम करते हैं, रोशनी को सलाम करते हैं। अच्छा। तो वो सूरज के इसको आतिश, सूरज के ये असल तो इसलिए सूरज को मतलब ये सजदा करते हैं, और जहाँ जब भी रोशनी होगी तो वो इसको। तो हमारे यहाँ यज़दा का लफ्ज़ जो है वो हमारी शायरी में भी इस्तेमाल होता है, इवन हमद में भी, नात में भी। हुज़ूर हाफिज़ जालंधरी जो है उनकी एक नात है, सलाम आमना के लाल महबूब सुबहानी सलाम फ़ख्र मौजूदात, उसमें जो है ना उन्होंने हुज़ूर पाक के बारे में कहा सलाम नूर यज़दानी, सलाम ज़िल्ल रहमानी। यज़दानी मतलब अल्लाह, इस्तारन उन्होंने एक शेर का वज़न के लिए। तो ये इनके यहाँ एक रोशनी का खुदा है, एक तारीकी का खुदा है। और ये जब वहाँ एक उनकी जो इबादत गाह में आतिशदान होता है, जिसमें ये आग बुझती नहीं है, जलती ही रहती है। अच्छा। जलती कंटिन्यूस, उसको कभी नहीं बुझाते। तो जहाँ जहाँ फारसी होंगे उनके घर में भी आतिशदान होता है, वो जलता रहता है। और जब ये इनका इंतकाल होता है तो ये इसको गिद्धों को खिला देते हैं। उन्होंने अपनी जो एक जगह बनाई हुई है, महमूदाबाद में भी इनकी जगह है, तो उसकी छत भी है। जी जी है। अच्छा। बिल्कुल है, सदर में भी थी, महमूदाबाद में भी है। तो उसकी छत के ऊपर उन्होंने एक बनाया हुआ होता है जहाँ गिद्ध होते हैं, कोई 2 गिद्ध तो उनके पाले हुए होते हैं, बाकी जो है वो चूँकि वहाँ खाना मिलेगा तो दूसरे गिद्ध में आएंगे। तो पता है कि ये जो चबूतरा बना हुआ है, कभी कभी चिकन टिक्का मिलता है खाने के लिए, तो
वो ऊपर उसको रख के आते थे और वो गिद्ध उसको नोच के खा जाते थे। तो क्यों दफनाते नहीं थे ये लोग यहाँ? इनका अकीदा है। क्योंकि ये मैंने सुना है आपकी किताब में लिखा है हाँ। कि ये कहते हैं कि ज़मीन अल्लाह की अमानत है, ज़मीन ख़राब नहीं की जाती। ये उनका, अब जो हिंदू लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आप उसको जलाएंगे नहीं मुर्दे को तो उसकी रूह भटकती रहेगी। तो इंडिया में जितने भूत होते हैं मुसलमान और ईसाई होते हैं, हिंदू भूत नहीं होता। ये तो अपना अपना अकीदा है, उससे क्या है। हमें अच्छा, यानी पारसी कम्युनिटी अपनी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको एक पर्टिकुलर एरिया में छोड़ देते तो उसको गिद्ध खाता है। जी जी जी। लेकिन अब तो इन्होंने भी अब वो गिद्ध भी चले गए क्योंकि पारसी कम हो गए यहाँ। हाँ भाई उसको भी खाना नहीं मिलेगा तो यहाँ रुक के क्या करेगा गिद्ध भी। हाँ। तो अब ये लोग भी दफनाने लगे हैं। अच्छा, अब ये भी दफनाने लगे? लगे जी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा सर, कराची कम्युनिटीज़ इन सब का एक अगर आप देखें तो एक पूरा एक सिलसिला है शहर कराची। फिर कराची शहर में एक दौर आया जो आबादी और उसके ऊपर लीडरान का दौर आ गया। कभी लंदन से आवाज़ आने लग गई तो कभी सिंध से आवाज़ आने लग गई। इस बीच में कराची ने कितना नुकसान देखा? देखिए, कराची को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ ना वो खुद उसकी अपनी पॉपुलेशन से हुआ। सही है। देखें, 1947 में हमारा वतन आज़ाद हुआ। 1957-58 में अयूब खान आए। उस वक्त तक पूरा कराची जो है ना झुग्गियों से भरा हुआ था। जो यहाँ से मुहाजिर आए थे ना सब झुग्गियों में पड़े हुए थे। सही है। 10 साल पीरियड होता है। उर्दू स्पीकिंग पर जो हमारे आए थे। अच्छा, इनका ये पहले अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे। अच्छा। हम कहते थे कौन हो तो हम हिंदुस्तानी हैं। फिर ये अगला दौर आया अयूब खान का, तो अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखो, हमने यहाँ से शुरू किया, हिंदुस्तानी थे, ठीक है ना। 10 साल तक ये झुग्गियों में पड़े थे। फिर अयूब खान आए। अयूब खान ने एक मिशन बनाया कि इन सबको आबाद करना है। सही है। आज़म खान उनके दस्ते राज थे। अच्छा। तो इन लोगों ने जो है कोरंगी बसाई, लालू खेत, नाजमाबाद, ये सब अयूब खान के दौर में बसा। और कोरंगी तो ख़ास तौर पे उन्होंने इस तरह बसाया कि 200 गज का मकान 200 में या 800 रुपये में से कुछ दिया था, वो भी किस्तों पर। और आज़म खान से लोगों ने कहा, यार इतनी दूर आप लेकर आके आपने इनको फेंका है, जब कोरंगी दूर था ना, शहर से बाहर था। आज भी दूर है। हाँ, बहुत दूर है। तो ये खाएंगे कमाएंगे क्या, तो इसलिए इनके लिए इंडस्ट्रियल एरिया बनाया वहाँ। अच्छा। आप ये देखिए। तो ये अयूब खान ने जो है ना ये सारा किया। और 10 साल तक मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान का क्रीम तरीन दौर था अयूब खान के दौर में। अयूब खान का दौर। पाकिस्तान तरक्की के उड़ रहा था, फजा हवाओं में उड़ रहा था। अच्छा। हम जापान से, हम कोरिया से, हम चाइना से आगे थे। ये एक फौजी आमिर की बात कर रहे हैं आप? तो भाई तो अच्छा काम तो कोई भी करे। और मैंने सुना है कि हमने कर्जा दिया था बहुत सारे ममालिक को, जिसमें चाइना भी शामिल है। हाँ हाँ, सऊदी अरब खाने का पका गुलाफ हमारे यहाँ सिलता था। उफ, ये वक्त की सुइयाँ कहाँ रुक गई? फिर ये हुआ कि जब अयूब खान ने, फातिमा जिन्ना ने जब देखे, मेरी ज़ाती राय में बता रहा हूँ, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, हर आदमी कर सकता है। फातिमा जिन्ना इस्तेमाल हुई सियासी लोगों के हाथ में। सही और अयूब खान के सामने। हालांकि अयूब खान जिस तरह के काम कर रहे थे ना, देखें तैयब बरज़गान है तुर्की में। हाँ जी। कितने सालों से, हालांकि कुर्दिश उनके खिलाफ है। कुछ भी है, लेकिन वहाँ के जो लोग उनके वजीर आज़म अब नहीं बन सकते। वो 3 टेंडर के बाद उनको सदर बना दिया है। पता है कि ये आदमी काम का है। अयूब खान वही आदमी था। अच्छा, आपने वो दौर देखा है ना, तो आप बीइंग अ कराचियाइट, पाकिस्तानी, क्या कहते हैं उस दौर को? कौन सा? अयूब खान का। सुनहरा दौर था, बेहतरीन था। बिल्कुल। ये पूरा मैकले रोड आप देखें, स्टॉक टावर से शुरू हो गए, वो पूरा उन्हीं के दौर की तो बिल्डिंग है सारी। है 10 साल गालिबन उन्होंने गुजारे। 10 साल गुजारे। अच्छा, आप फातिमा जिन्ना साहिबा की तरफ तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो अयूब खान वो इलेक्शन वो हार गई। यहाँ देखिए, जिस कम्युनिटी को उन्होंने सर छुपाने की जगह दी थी, इस वजह से एक वोट उनका बनता था। उर्दू स्पीकिंग महाजिर कम्युनिटी एक वोट बनता था ना, उन्होंने नहीं दिया। तो और इसके खिलाफ तहरीक चलाई, अयूब कुत्ता हाय हाय। अच्छा, ये तहरीक चली। ये हमारे लोगों की आवाज़ थी। नतीजा क्या निकला? जाहिर है वो भी इंसान था ना। आप अगर किसी के लिए अच्छा करेंगे और आपके लिए वो ख़राब करेगा तो आप क्या कहेंगे? तो फिर इनके ऊपर फप्ती कसी गई पनाहगीर की। किसके ऊपर? मुहाजिरों पर। अच्छा, यहाँ से मुहाजिरों के ऊपर ये पनाहगीर का इल्ज़ाम? पनाहगीर का, ये पनाहगीर हैं। पहले तो उनको पाकिस्तानी कहते थे। नहीं, पाकिस्तानी है ना। वहाँ से ज़मीनें का कागजात लेके आए थे और यहाँ ज़मीनें ली थी इन्होंने ना। हिंदुओं की ज़मीनें इनको मिली, वहाँ इंडिया में हिंदुओं को इनकी ज़मीनें मिली। यही हुआ था ना। तो ये ट्रू पाकिस्तानी थे। लेकिन जब इन्होंने किया तो जाहिर है, जब सियासत में तो फिर सर किसी, तो इनके ऊपर क्या लगाई? पनाहगीर। तो इन्होंने अपने आप को मुहाजिर कहना शुरू किया, हिजरत करके आने वाला। हाँ, लेकिन ये फिर जब MQM बनी और मुहाजिर का लफ्ज़ सियासी हुआ तो बेनज़ीर ने इनको उर्दू स्पीकिंग कहा।
ठीक ये बेनज़ीर का दिया वाला, ये भी बेहतर है, फिर भी मुहाजिर बेहतर से है। बेहतर है। वो उर्दू स्पीकिंग, जिसकी उर्दू बनती है उर्दू गुफ्तार। सही है। तो उर्दू गुफ्तार बरादरी जो है उसने अयूब खान के साथ पहले इस तरह हुआ, इसके बाद फिर ये आगे चलिए सही है। 1977 के इलेक्शन आए। हम्म। भुट्टो साहब ने 3 क्रीम इलाके जो थे उसमें मुहाजिर लोगों को खड़ा किया था। लियाकताबाद से खड़ा किया था लियाकत अली खान के बेटे अकबर लियाकत को, सही है। नाजमाबाद से हकीम सईद को, हाँ जी, हकीम से। और आपके PCHS से जमीलुद्दीन अली को, अच्छा, तीनों को हराया। तीनों को हराया। हराया। अगर इन लोगों को जितवाते और ये पीपल्स पार्टी की तो हुकूमत थी, ये कितना काम करते आप बताएं। बिल्कुल। देखिए आपको मतलब ही होकर सोचना पड़ता है ना। तो फिर यहाँ जो लीडरशिप आती गई वो हुकूमत मुखालिफी लीडर आती गई, लीडरशिप आती गई, तो नतीजा ये निकला कि हमेशा हम जो है ज़ेर अताब रहे। उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी। कराची, ठीक है, पूरा कराची हमारा था ना। हाँ, 1977 में जो इलेक्शन हुए थे तो 13 सीटों में से 11 जो सीटें थी वो जीती थी, मतलब मुहाजिर इलाकों से जो इन्होंने जीती थी, मुहाजिर कम्युनिटी की। PNA ने जीती थी, और 2 सीटें पीपल्स पार्टी को 2 ही सीटें मिलती थी, एक मलिर की और एक लियारी की। सही है। ये 2 ही सीटें इनकी, बाकी तो सारे MQM के हैं। तो ये फिर जो MQM ने आके यहाँ पर दौरे इक़्तिदार संभाला और 33 साल बिला शरीक उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की, ये शहर के लिए कैसा रहा था? क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे। हालात देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बीच में 2 टेन्योर आए थे ना मुसलसल कराची में, जब यहाँ ज़ियाउल हक ने बनाई थी सिटी गवर्नमेंट, ये ने वो बल्दिया कराची है उसको, उसमें इलेक्शन, तो उसमें अफगानी साहब आए थे, अब्दुल सत्तार अफगानी। तो ये 8 साल जो थे ना बड़े अच्छे रहे। उनका भी दौर अच्छा था। अच्छा था। सही है। इसके बाद फिर ये ख़त्म हुआ, फिर ब्यूरोक्रेसी आ गई। इसके बाद जब मुशर्रफ ने वो बनाई आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो उसमें नेमतुल्लाह साहब बने। सही है, जमात इस्लामी के थे वो भी। तो वो भी बहुत अच्छा दौर था। इसके बाद ये जो आया ये मुस्तफ़ा कमाल, ये भी बहुत अच्छा दौर था। लेकिन मैं फारूक सत्तार हमारे मेमन थे, लेकिन मैं उनके दौर को अच्छा नहीं कहूँगा। नहीं था। तो वो कराची, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम ईद की नमाज़ पढ़ने गए थे न्यू टाउन की मस्जिद में, तो ईद के दिन स्वीपिंग नहीं हुई थी। अच्छा। वरना एक ज़माना ईद के जमाने पर जानते तो ईद के दिन स्वीपिंग हो जाती थी और चूना छिड़कावा होता था, नमाज पढ़ने जब जाते थे ये हाल था। और ये खोरी गार्डन की मेंबर मस्जिद है, 27 रमज़ान को यहाँ गटर भरा हुआ था। तो ये जो दौर था ना, ये फारूक सत्तार का था, तो मैं उसको अच्छा नहीं कहूँगा। यानी MQM का दौर। हाँ, जिसका भी था। ठीक है, सही है, सही है। जो है वो है। अच्छा, मतलब MQM की मुस्तफ़ा कमाल का दौर बेहतर था। वो अच्छा था। अच्छा, इसलिए कि मुस्तफ़ा भाई जो हैं वो खुद अच्छे हैं। हाँ जी, काम करने। आप देखें, ये आपका जो है ना 2 जजीरे हैं यहाँ, भाभा बिट, यहाँ पानी नहीं आता था, और बड़ा आसान मतलब बहाना था कि यहाँ पाइपलाइन नहीं डल सकती थी। मुस्तफ़ा कमाल ने डाल के दिखाई, भाभा बिट में पानी आया। और वो अब भी जो भाभा बिट वाले हैं इनको पनागिरी कहते हैं। बोलते यार पनागिर ने कमाल कर दिया यार। हालांकि पनागिर वो मोहब्बत से बोल रहा है, खुदा न खास्ता को ताना नहीं दे रहा है, ये पनागिर ने कमाल कर दिया, पानी ले आया। मतलब मुहाजिर कम्युनिटी की वो एक गलती, अब उसको गलती गए या सपोर्ट गए, वो पूरी ज़िंदगी पे एक कदगन लग गया, एक नाम लग गया, पनागिर और हाँ, बस वो तो होता है। देखिए पॉलिटिक्स में तो सारी चीज़ें होती हैं। आज भी यही बोला जाता हाँ, है। और फिर मुझे जहाँ तक लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन ने इसी लफ्ज़ के ऊपर जो सियासत की और फिर लाशों के बाजार, वो देखिए बात की बात है। शुरू में मैं आपको बताऊं, एक दौर था, हम रहते थे अजीज़ाबाद में, तो हम 6 नंबर की बस में जाते थे ना, तो कोई कंडक्टर गाली दे ना, तो मुहाजिर लड़का सामने कहता था आप होंगे। गाली का जवाब क्या कहता था? आप फिर भी आप होंगे। आप गाली नहीं देता था। हाँ, लेकिन इन लोगों ने समझ लिया कि इस तरह बात बनेगी नहीं, अच्छा, बदमाशी करनी पड़ेगी। तो फिर वो अल्ताफ़ हुसैन ने वो बदमाशी की। वो अपनी जगह बदमाशी भी एक तरह से सही थी, लेकिन फिर उस बदमाशी को जो एक दूसरा रुख मिला ना, वो फिर गलत हो फिर गया। नहीं देखे, 92 का अल्ताफ़ हुसैन तो था ना जो लीडर था। हाँ, लेकिन फिर जो बोरियों वाला अल्ताफ़ हुसैन फिर है, वो उसने गलत, तो फिर आगे जाके गलत हो गया ना। वो तो शहर बर्बाद होता रह गया। हाँ, तो फिर मतलब आप कैसा रेट करते हैं? नहीं, किसको? ये दौर MQM का 33 साल दौर था। देखें, इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ना कि कराची कौमी धारे से अलग हो गया। देखिए, जमात इस्लामी थी, पीपल्स पार्टी थी, ये यहाँ जमात इस्लामी जीतती थी ना कराची में। 70 का इलेक्शन भी उन्होंने जीता, 77 का भी उन्होंने जीता। तो ये जमात इस्लामी नेशनल पार्टी थी, तो उनको मतलब हम पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते थे। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनको ये भी पता था कि इसको कौमी धारे से अलग करो, क्योंकि ये इधर हड़ताल होती है तो लाहौर में भी हो जाती है, पिशावर में भी होता है, इसको अलग बना दो।
फिर ये MQM की सूरत हम कौमी धारे से अलग हो गए, ये कराची इस्तेमाल हुए ना। ये तो सब देखें, सियासत पे तो बहुत लंबा खेल होता है ना। बहुत तो लंबा। हम कौमी धारे से अलग हो गए, और इसके बाद फिर कराची कौमी धारे से अलग ही रहा। अच्छा, फिर एक 10 साल का दौर आया कराची में, हर रात 100 से 120 नौजवानों की लाशें गिरती रही। हाँ, वो दौर भी आया, वो कैसा था? बहुत बुरा दौर था वो, तो सबको पता है। वो सारे दौर तो बस अल्लाह रहम करे। हम जो जिसमें उस वक्त ये आपकी रॉ एजेंट थी ना इंडियन, वो भी बड़ी एक्टिव थी, उसका भी बहुत काम था उसके अंदर। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे खारादर में ये लोग आए थे ना, तो ये खारादर में जो गाया करती थी ना, ये उसके ऊपर भी थोड़ा सा वो आया था कि कहते कि हम यहाँ गौ हत्या भी बंद कराएंगे, लोगों को गाय जो है वो उसमें रखनी पड़ी थी। ये सब हुआ था। इतनी इन्वॉल्वमेंट थी? हो, बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कराची में सानियात बहुत बड़े बड़े हुए जी। बोरी मार्केट का ब्लास्ट, वो क्या था? सबसे पहला वहाँ आग लगी थी। देखिए, वो सानिया इतना बड़ा नहीं था। हाँ। लेकिन बड़ा इसलिए नजर आता था कि उस जमाने में सानिया होते नहीं थे। सबसे पहला ब्लास्ट था कराची का वो? नहीं। अच्छा, वो अब बम धमाके की बात ज़िया-उल-हक के दौर में हुआ था। बोरी मार्केट का धमाका। हाँ। वो क्या सबसे पहला धमाका था? क्या था सर? ये तो अफगान वॉर के बाद हो रहा था ना, यहाँ हुआ था ये। तो जिसके बाद वो ज़िया-उल-हक ने कहा था ये तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देख होता है क्या, और वो आगे आगे हम ये मुझे अच्छी तरह याद है। हम जब उस जमाने वो धमाका हुआ था ना, इसलिए शहर में सन्नाटा हो गया था। तो हम भी अपनी दुकान बंद करके जब हम ये वहाँ पहुँचे ना, आपके जहाँ विक्टोरिया रोड है, मैं देखा एम्बुलेंस की एक लाइन जा रही थी, कतार जा रही थी। अच्छा। तो फिर हमें जो है कहा कि आप यहाँ से शारा फैसल, फिर दूसरे दिन पता चला कि बहुत ज़्यादा हो गया है। और कैसा धमाका था? कितने लोग मारे गए थे उस दौर में? उस दौर में हजार से ज़्यादा की तादाद थी, और बहुत बड़ी तादाद थी, और लोग बहुत भाई लोग शॉपिंग करने गए थे, बच्चे माओ से बिछड़ गए थे। मैं आपको बताऊं, हमारे वहाँ एक सलीम को कंपनी थी, बिचेम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। ये लोग बता रहे थे, हम अपने ऑफिस में बैठे थे ना, एक गर्दन आके गिरी, और गर्दन ने गिरने के बाद आंख खोली। गर्दन ने उनका क्या हाल हुआ होगा उनकी, वो बोला हम कितने दिन तक सो नहीं सके। ये मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं, ये कराची का पहला धमाका था जी। पूरी बाजार का। उसके बाद तो लाइन लग गई। तो ये इतने दिल खराश मनाजिर कराची ने देखे हैं। सर, एक और वाकया मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसको इख्तिताम करेंगे। जी। बिस्मिल्लाह बिल्डिंग का वाकया। बिस्मिल्लाह बिल्डिंग का वाकया जो था वो मुझे अच्छी तरह याद है। रमज़ान का महीना था, 1977-78 ऐसी था। और ये बिल्डिंग जो थी वो असल में एक क्रिश्चियन की जगह थी, जिस पे कब्ज़ा हो गया था, इस पर बिल्डिंग बनी थी। तो उसने क्रिश्चियन ने केस कर दिया था। तो वो जो कुरान पे हाथ रख के जो ओथ होता है, तो वो जो जिसने बनाई थी ना, उसने कुरान पे हाथ रख के कह दिया कि ये मेरी ज़मीन थी। सही है। क्रिश्चियन ने कह दिया कि अब मैं केस नहीं लड़ूंगा, अब ये फैसला अल्लाह करेगा। हाँ, ये उसने तारीखी औरत थी, वो बेवा औरत थी, क्रिश्चियन ने कहा था। तारीखी अल्फाज से कि आज ये अब अल्लाह की अदालत में होगा। फिर हुआ। और क्या हुआ था? रमज़ान का महीना था, बिल्डिंग गिर गई पूरी, ज़मीन बोस हो गई, और वो जो आदमी था वो भी जख्मी हुआ। फिर वो दोनों पाँव उसके, वो पेशिया भुगतने, वो लंगड़ा था और आता था, उसको हमारे सामने सजा मिली ना, मतलब कुदरत ने। और ये ऐसा था, ये बिल्डिंग जो गिरी थी ना, शहरी का वक्त था जिस वक्त ये गिरी थी। तो उसे डबल रोटी देने, दूध देने आदमी बिल्डिंग के अंदर गया और झड़प में आ गया, मर गया। और कोई लड़का था वो नीचे अंडे लेने गया और वो बच गया। ये सब आए तो बिल्डिंग ही नहीं है। फिर तो उसके साथ धमाका हो गया, घर वाले सारे दब गए। इनका कब्रस्तान मेवाशा में है। जो बिस्मिल्लाह बिल्डिंग गिरी थी ना, तो फिर हमारी मेमन जमात थी, बाटवा जमात, उन्होंने अपनी एक जगह दे दी थी कि इन सबको वहाँ दफन किया जाए। बिस्मिल्लाह बिल्डिंग से एक बड़ा खूबसूरत वाकया आपने किताब में लिखा है, एक भाई का। जी, वही मेवाशा का लिखा है। वो थोड़ा सा बता दें अगर वो उनके वो जो आदमी था ना, जो उनके भाई रहते थे इस बिल्डिंग में। ये सब लोग जूनागढ़ में पटनी कहलाते हैं। पाटन जो है ना, वो बड़ी बहादुर लोगों की जगह है। तो ये पटनी थे ना, इनके ये अपने भाई से मिलने रोजाना सुबह 10 बजे आते थे। दोनों भाई मिलते, बाद फिर ये चले। ये सब ने ड्रामा एक्टर थे। तो अब उस दिन तो आए तो बिल्डिंग गिर गए, भाई नहीं मिले। तो वो अपनी भाई की याद में से थे कि अब इसके बाद वो उनकी कब्र पे बैठे रहते थे। और जिस जमाने हम उनसे मिलने गए 1998 में, जब भी वहाँ बैठे हुए थे, वो हमसे बातें की उन्होंने। कब्रिस्तान कब्र पे जाके बैठते थे वो अपने भाई की कब्र पे बैठते थे, उनसे बातें करते रहते थे। एक भाई की भाई से मोहब्बत। सर, मैं आपकी बात काट दी थी, मुझे थोड़ा सा बोरी ब्लास्ट वाला थोड़ा सा और बताएंगे कि ये जो हुआ था, आपने बताया गर्दन उड़ गया, उसके बाद कैसे मामला हुए? बस ये तो फिर जैसे इसके हादसात के बाद जो जिस तरह होता है, इस बहुत बड़ी तादाद में लोग मर गए। फिर गवर्नमेंट ने भी रिहेबिलिटेशन की, फिर व्यापारियों में भी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सबने मिलकर उसको दोबारा बनाया करा। इसका मैं एक बहुत ही बदतरीन आपको वाकया बताऊं कि मेरे एक दोस्त थे,
रंछोला में रहते थे। उनके उनके अब्बा जो है ना विगेट सप्लाई करते थे, तो वो इसमें आ गए, मर गए। सही है। गवर्नमेंट ने उस जमाने में ऐलान किया था कि 1.5 लाख रुपए मिलेंगे जो आदमी मर गया है उसके लवाहिकीन को। वो तो अपने अब्बा को दफना चुके थे, उन्होंने क्लेम दाखिल कर दिया, तो उनके घर लोग आ गए। सही है। कहने के भाई जिसको दफना है वो तो हमारा अब्बा है। अब फिर वो सियाने लोग बीच में, पता ही चलेगा उनको सिर्फ यह था कि आप लिख के दे दो, हम वरना तो हम कब्र खुलवाएंगे। अब कौन अपने बाप की कब्र खुलवाएगा, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि हमारा अब्बा नहीं है। 1.5 लाख रुपए उन्होंने ले लिया। अरे यार, ये शहर में हुआ था सब हमारे सामने। ये सितम ज़रीफ़ी है। अच्छा, जाते जाते मैं आपसे 4 नाम आपको मैं जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह बिल्डिंग का एक बात, बिस्मिल्लाह बिल्डिंग गिरने से सबसे बड़ा जो एक शहर के साथ फायदा हुआ ना, कि इनको मौलाना एधी जैसा जो हाँ जी, मैं इस पे सॉरी मुझे अब्दुल सत्तार अहदी का उरूज बताएं, इब्तिदा बताएं। देखिए अब्दुल सत्तार एधी है ना, ये हमारी बाटवा मेमन कम्युनिटी है ना, उसमें एक थी बाटवा वॉलंटियर कोर, उसमें होते थे। मौलाना का उनसे इख्तलाफ था। वो कहते थे कि जो सदका है ना वो ज़रूरत के वक्त दिया जाता है, सही है। महीने नहीं बांधो लोगों के। उन्होंने बेवाओं के महीने बांध रखे थे, तो मौलाना उसके खिलाफ थे। कौन, मौलवी हजरात? नहीं, ये जो हमारी जो थी ना बाटवा मेमन वॉलंटियर कोर, जी। इसने महीने बांध रखे थे कि हर वो सस्ता बोलता कि कोई बेवा औरत है उसको 150 रुपये मिलेंगे महीने के। ठीक है। मौलाना कहते थे ये नहीं करो। वो बेवा औरतें भी काम कर सकती हैं, सिलाई मशीन का, इसका उसका, ज़रूरत पड़े तो दे दो उनको, ये महीना बांधना है ना, ये गलत है। इससे उनका इख्तलाफ हुआ, तो वो बाटवा वॉलंटियर कोर से वो निकल गए और उनकी अपनी ये है। शुरू में उन्होंने भी बाटवा वॉलंटियर कोर नाम रखा था। फिर ये बिस्मिल्लाह बिल्डिंग जब गिरी ना, लेकिन उनको महदूद चंदा मिलता था, महदूद थे, वेलफेयर भी करते थे, एम्बुलेंस खुद चलाते थे। बिस्मिल्लाह बिल्डिंग गिरी ना, तो उनका नाम, भुट्टो साहब ने उनको शाबाश दी ना, तो उनका नाम वजीर आजम उधर भुट्टो आए थे, उन्होंने मौलाना को खास तौर पर शाबाश दी, अब्दुल सत्तार एधी को जी। तो यहाँ से इनका उरूज शुरू हुआ। तो वो पहला साल था कि उस साल जब कुर्बानी हुई थी ना, तो जमात इस्लामी को खाले, क्योंकि हमारी मेमन अंजुमनों की, पंजाबी सौदागरान की तो अपनी अपनी कम्युनिटी को खाले मिलती थी। जो जनरल खाले थी पूरे शहर की, वो मिलती थी जमात इस्लामी को। मौलाना एधी आए ना उस साल, वो सारी खाले मौलाना एधी ले गए। अच्छा, इतनी मोहब्बत हो गई। हाँ, लोगों को उनका काम ये अब्दुल सत्तार अहदी साहब की इब्तिदा थी जी। और उसके बाद दुनिया ने देखा कि उन्होंने कितने फलाई काम किए। काम करने आता था ना। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने की बात है, एक आदमी आया कहने मुझे व्हील चेयर चाहिए, कोई तहकीक नहीं, मौलाना दे दी उसको। वो खुद बैठते थे, हम तो निकलते थे तो उनसे मुलाकात हो जाती थी। तो मैंने कहा, मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा मौलाना कोई शनाख्ती कार्ड नहीं, कुछ नहीं। बोला है सेठ लोग जो मुझे एहतियात देते हैं, इसीलिए देते कि मैं बांटूं, मैं इधर बैठ के अफसरी करूंगा तो मुझे कौन एहतियात। सेठ, आप रमज़ान महीने में वहाँ लाइन लगती थी एहतियात देने वालों की। और पीर मोहम्मद कालिया बहुत बड़े चार्टर अकाउंटेंट थे, बहुत बड़े आदमी थे। पीर मोहम्मद साहब खुद बैठते थे उनका हिसाब लिखने के लिए, वॉलंटियर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने ये सुना है कि अब्दुल सत्तार अहदी साहब के ऊपर इल्ज़ामात थे कि ये जो लोगों के आज़ा हैं ये बेचते हैं, ये इल्ज़ाम लगे हैं। बकवास है सर, ये नहीं था। उनको ज़रूरत क्या है यार बेचने की। हाँ, बड़ी शख्सियत थी। और नहीं, वो तो एक वो आदमी थे मजदूर पे, ये कागजी बाजार में इतने से घर में रहते थे, आपका घर देखना, उसमें किचन था ना कुछ। बिल्किस भाई जो हमारी इनकी बेगम थी, वो ज़मीन पे बैठ के, वो चूल्हे होते हैं ना उस पर पकाती थी। और ये मौलाना जो थे बराबर माई टेलर था, दोपहर को खाना खाने आते ना, 2 बजे खाना खा के माई टेलर पे आते, तो मैं भी उस वक्त जाता, हम लोग बातें करते। उनको ज़रूरत ही थी, वो तो फरिश्ता बिल्कुल आदमी, उनको क्या मैंने सुना है कि ये इल्ज़ामात उन पे लगाए गए। नहीं, ये सब फजूल है। मैं कहता हूँ माली बदउनवानी का तो वही फजूल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज तक उनकी एम्बुलेंसेस, सबसे ज़्यादा एम्बुलेंसेस है पाकिस्तान। बस वो ये थे कि वो ये मौलवीज़म को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हमको डोनेशन दो ना, इंटरेस्ट से दो, कहीं से भी दो, पैसा दो तो मैं काम चला। शुरू में, बाद में तो इतना पैसा आता था कि उनसे नहीं संभलता था। अभी इनका बेटा देखो फैसल है, इनकी बेटियां हैं, चला रहे हैं ना। अच्छा सर, उस दौर में ईद कैसे मनाई जाती थी, बकरा ईद वगैरह, क्या तरीका कर? जैसे आज तो देखा है हमने आलाइशें बेहंगम पड़ी हैं, बदबू। नहीं, कराची में जब शुरू में जो ईद आती थी ना, जैसे आपने बकरा ईद की बात की, तो जब इसमें इसी तरह होता था, आलाइशें बेहंगम, बदबू। अच्छा। इसको कंट्रोल किया अफगानी साहब ने। जब अफगानी साहब आए, अब्दुल सत्तार अफगानी, इसके बाद जो है ना इसका एक सिस्टम बना और आलाइशें फौरन उठने लगी, और अब तक उठ रही हैं काफ़ी हद तक। अभी भी वो पुराना निज़ाम चल रहा है, इससे पहले नहीं था। कैसे मनाई जाती थी ईद, किस तरीके से? देखिए, कराची में जो ईद के इज्तिमात होते थे ना, वो वाक़ियतन ईद के इज्तिमात होते थे। लोग ईद मनाने जाते थे, जैसे देर से इज्तिमा होता था, रात सुबह 8 बजे 9 बजे, और 1 घंटे तक फिर वो ईदगाह आबाद रहती थी, लोग गले मिलते थे, करते थे। कब्रिस्तान जाने का रिवाज नहीं था कि ये भी एक बना दिया है लोगों ने बाद में कि कब्रिस्तान जाना है। इस्लाम में तो इसका ऐसा कुछ नहीं है। और भाई उस दिन तो आप अपने जिंदा लोगों से मिलें, उनकी तबीयत खुश करें, बीमारों के पास जाएं, मिलने जाएं, बुजुर्गों के पास जाएं, ये काम है। तो वो उसी तरह से ईद मनाई जाती थी।
और जो बकरा ईद होती थी उसमें भी जो है ना वो ईद की नमाज टाइम पर ही होती, हमारी मेमन बरादरी जल्दी करती थी, सही है, क्योंकि उनको कुर्बानी की जल्दी होती थी। ठीक है। अब ये कल्चर पूरे शहर में आ गया है। अब तो ईद की नमाज भी जल्दी होती है। जो लोग हज उम्रा करके आते हैं वो कहते हैं खाना काबा में ईद की नमाज इशराक पे होती है तो हम भी उसी वक्त पढ़ लेंगे। इशराक पढ़ के सारी रात घूमते फिरते हैं, इशराक ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं। ईद के दिन तो वीरानी होती है पूरे शहर में, 4 बजे उठते हैं। ईद क्या हुई, खाक ईद हुई, वो ईद होती थी। वो अगर आप ईद देखते रहो पता है ईद क्या होती है, खूबसूरत ईद होती है। खूबसूरत ईद होती थी ना। हम नमाज पढ़ के आते थे। अच्छा, बाहर मोहल्ले में हमारी जैसे पड़ोसी होती थी खालाएं, वो हमको मिले हैं, हमारे उसमें मेमनों में 10 बोसी होती है, हाथ चूमते हैं, सर पे हाथ फेरे। हम घर में जाएं तो वहाँ भी मेहमान आ रहे हैं, खिला रहे हैं, तो ईद ईद लगती थी। ईद होती अब थी। तो नमाज पढ़ के हम सो जाते हैं, 4 बजे उठते हैं हाँ। और फिर मोबाइल में लगे हुए होते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं है, ईद का है है ही नहीं, नहीं। मोबाइल ने बर्बाद कर दिया। मोबाइल ने कल्चर ही बुरा हो गया ना। रात जागने का जो कल्चर हुआ है ना, मैंने शुरू में आपसे कहा ना कि ये एक्सीडेंट भी इसी से होते हैं। रात 10 बजे के बाद हर आदमी को घर में होना चाहिए। ये बात तो है सर। कुछ बात और मजीद अगर आप ऐड करना चाहें, क्योंकि मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। नहीं, अब कराची पे तो हम जितनी बात करेंगे कम है, बिल्कुल। लेकिन आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे, मैंने आपको गैर रस्मी जवाब दिए हैं। बहुत अच्छे आपने जवाब दिए, मैं मुझे एंजॉय किया। लेकिन मैं जाते जाते इस वक्त के जो मेयर कराची मुर्तज़ा वाब, इनके हवाले से क्या कैसा काम चल रहा है, और क्या देखें, क्योंकि आपने सब दौर देखा है। देखें, जब अंग्रेज थे ना यहाँ पर, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि ये 50% जो है वो इंग्लैंड भेज देते हैं कमाई का, यानी बर्रे सगीर से जो कमाते हैं हिंदुस्तान से, 50% ये इंग्लैंड भेजते, 50% हमारे ऊपर लगाते हैं। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम था और हमने उनको इसलिए भगाया। हमारे लोग आए, उन्होंने 100% खाया, 100% कर्जा लिया, यानी 200% माइनस में हमको ले गए। वो तो 50% लगा रहे थे प्लस, हम 200% माइनस में चले गए। सही है। तो मुर्तज़ा वहाब को भी मैं 200% माइनस का रैंक दूंगा या रेट दूंगा। सही है, क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है, आपने तकरीबन तमाम मेयर्स के दौर देखे, अदवार देखे। मैं 4-5 नाम लूंगा, चंद नामों के बारे में आप बता दें मुख्तसर जाते जाते। नेमतुल्लाह खान साहब 100% बेहतरीन। सत्तार अफगानी साहब बेहतरीन। फारूक सत्तार, मैंने आपसे कह दिया कि मैं उनसे मुतमईन नहीं। मुसब कमाल A1 मुर्तज़ा वाब 0. तो मतलब आप इस पे टॉप पे अफगानी साहब को रखते हैं? नहीं, नेमतुल्लाह। बल्कि इनसे नेमतुल्लाह साहब के साथ जब अयूब खान का दौर था ना, तो कराची के कमिश्नर थे दरबार अली शाह, वो भी शहर के लिए हमदर्द थे, शहर के लिए काम कर रहे थे। ज़बरदस्त। मैं वक्त गुजरता जा रहा है, मुझे आपके साथ जो मज़ा आ रहा है। जाते जाते नाजरीन को कुछ बात कहना चाहें अगर आप। भाई देखें, ये हमारा शहर है और यहाँ के हमारे जो नौजवान हैं ना, वो ये इतने अच्छे हैं कि अगर आप उनके सर पर शफकत का हाथ रखें, उनसे काम ले, तो ये हर काम करने को तैयार हैं। बदकिस्मती से हम उनसे काम ले नहीं रहे हैं। तो हम एक तो ये कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, वक्त पे मार्केट में आएँ, सुबह 9 बजे मार्केटें खोलें, मगरिब की अजान पे बंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा इशा की अजान पे बंद करें, घर वालों के साथ मोहल्ले वालों के साथ अपना मतलब वक्त बिताएं। तो बहुत कराची अभी भी बहुत अच्छा है। और यहाँ इंशाअल्लाह फिर कोई नेमतुल्लाह साहब जैसा या दरबार अली शाह जैसा इस तरह का कोई आदमी इस शहर का निगरान बनेगा, तो आप देखिएगा कि शहर फिर हवा में उड़ेगा, फिर तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। और जब तक ये 0 लोग हैं, तो जब तक तो हमें बर्दाश्त करना है, भुगत रहे हैं। तो ये आपने कराची के हवाले से तमाम तर गुफ्तगू सुनी। मैंने रस्मी सवाल किए, जवाब जो है वो गैर रस्मी आए, लेकिन बड़े मज़ेदार गुफ्तगू रही। कराची की तारीख़ इतनी वसी है कि आप अगर बात करें तो उसमें घंटों कम पड़ जाते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हमने कोशिश की कि इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर सकें। मेरा ताल्लुक़ भी कराची से, इकबाल सर का ताल्लुक़ भी कराची से, और कोशिश यही है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस शहर पे जो नज़र लगी है इस शहर को, और ये शहर बर्बादी की तरफ गामज़न है, उम्मीद की जाती है कि कोई एक ऐसा शख्स, कोई एक ऐसा चेहरा है जो इस शहर का गम समझ सके, और जो इस शहर के साथ ज़्यादती बर ज़्यादती हर गुज़रते साल के साथ हो रही है, उम्मीद ये की जाती है कि ये वही शहर दोबारा आबाद हो जैसा ये कम अज़ कम पहले था, और ब्रिटिशर जिस तरीके से इस शहर को छोड़ के गए थे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इसी तरीके की पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी।